मैंने दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतर करके गूगल में सर्च किया था कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस कहाँ है। व्यवहार और आचरण का उत्कृष्ट अगर कहीं देखा जा सकता था भारतीय संस्कृति में, इतिहास में, राजस्थान में था। उस राजस्थान को रेप कैपिटल बनाने का पाप अशोक गहलोत सरकार ने किया। माननीय अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट जी के बीच में जिस तरह का द्वंद्वात्मक स्थिति बनी रही, उसका नुकसान राजस्थान की जनता को हुआ। जिन मंत्री जी को बाद में महिलाओं के लिए आवाज उठाने की सजा दी गई, मंत्रिमंडल से निकाला गया और वो विधानसभा में लाल डायरी लेकर के आए और उन्होंने मंत्री पद से हटाने से पहले पब्लिक प्रोग्राम में ये कहा था कि ये सरकार भ्रष्टतम सरकार है। ऑपरेशन कमल माननीय गहलोत साहब के दिमाग की उपज थी। मेरा कमलनाथ जी से प्रश्न ये है कि वो खड़गे जी के बयान से सहमत हैं या नहीं। खड़गे जी ने यह कहा था कि मोदी अगर जीतेगा तो सनातन की ताकत बढ़ जाएगी, इसको कम करने के लिए मोदी को हटाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी कब क्या कहाँ बोलते हैं हमारा तो दूर है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी शायद संभव नहीं होगा। या तो वो जानते हैं या उनका भगवान जानता है। कांग्रेस पार्टी अगर डेमोक्रेसी की बात करती है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ भी नहीं हो सकता। केजरीवाल साहब ने राजनीति का नया सुर गाना शुरू किया कि हरियाणा ने हथनीकुंड बराज से एकदम से पानी छोड़ दिया। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो कौन सी इंजीनियरिंग की किस स्ट्रीम से पढ़ करके आए हैं। बराज में पानी स्टोर नहीं होता, बराज सिर्फ डाइवर्जन स्ट्रक्चर होता है। आपको जानकर के बहुत प्रसन्नता होगी कि दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे मिशन को माना गया, पहचाना गया। आज डॉल्फिन्स कानपुर तक दिखाई देने लगी, हिल्सा दिखाई देने लगी है। मैंने स्वीडन के महाराजा साहब से कहा कि आपके स्वीडन की जितनी कुल आबादी है उतने लोग रोज गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to ANI podcast with Smita Prakash. Our guest today is the Minister for Jal Shakti, Gajendra Singh Shekhawat. He's a Lok Sabha Member of Parliament from Jodhpur, Rajasthan. The state goes to polls later this year. So our conversation is going to be about state politics and also what is Jal Jeevan Mission all about. शेखावत जी, थैंक यू सो मच कि आप पॉडकास्ट में आए। धन्यवाद। तो पहले तो राजस्थान के पॉलिटिक्स पर जाते हैं क्योंकि चुनाव होने वाले हैं और सियासी जानकार जो हैं वो कहते हैं कि ऊपर ऊपर से बीजेपी संतुष्ट नज़र आ रही है लेकिन अंदर खाने हैं, गुटबाजी चल रही है। तो कुछ बताएंगे आप कि बीजेपी राजस्थान में चुनाव के प्रति वो तैयार है या फिर कॉन्फिडेंट है, कैसे स्थिति क्या है वहाँ पर? देखिए, राजस्थान के हालात को यदि हमें समझें जी तो पिछले 4.25 साल में राजस्थान में जिस तरह का परिदृश्य रहा है उसको गहराई के साथ में देखना और समझना पड़ेगा। 2018 का चुनाव हम एक बहुत मामूली से अंतर से हार गए थे। कुल जितने वोट कास्ट हुए थे उसका 0.5% के लगभग अंतर से चुनाव का परिणाम वहां आया था। हम सरकार से बाहर हुए और उस समय सरकार में आने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह के वादे किए थे उन वादों के पूरा न होने के कारण चुनाव का परिणाम आने के साथ ही जिस तरह का आपसी विग्रह, मतभेद वहां लीडरशिप में हुआ था, उसके चलते हुए पिछले पूरे 4.25 साल का कालखंड वर्तमान की कांग्रेस सरकार के लिए केवल और केवल कुर्सी बचाने की प्राथमिकता के साथ में बीता। सरकार के मुखिया की प्राथमिकता कुर्सी बचाने की और पार्टी के मुखिया की प्राथमिकता कुर्सी तक जाने की। ये होने के चलते अब आप नाम ले लीजिए। ये होने के चलते हुए जो द्वंद्व था, माननीय अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट जी के बीच में जिस तरह का द्वंद्वात्मक स्थिति बनी रही, उसका नुकसान राजस्थान की जनता को हुआ। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंप्लीटली फेल हो गई। राजस्थान में जिस राजस्थान की पहचान महिलाओं के सम्मान के साथ होती थी, आप इतिहास के उठा करके देखिए, राजस्थान का हर एक व्यक्ति जिस पर गर्व करता है और देश के 140 करोड़ लोग भी गर्व करते हैं, चाहे वो पद्मिनी का जौहर होगा, मीराबाई की भक्ति होगी, कर्मा भाई की श्रद्धा होगी, गोराधाय पन्नाधाय का बलिदान होगा, अपने राजा के बेटे को, स्वामी को, बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चे को कुर्बान कर देना। महिलाओं के व्यवहार और आचरण का उत्कृष्ट अगर कहीं देखा जा सकता था भारतीय संस्कृति में, इतिहास में, राजस्थान में था। उस राजस्थान को रेप कैपिटल बनाने का पाप अशोक गहलोत सरकार ने किया। उससे आगे बढ़ करके देखिए, पिछले 1 साल के आंकड़े उठा करके देखिए, कोई जिला नहीं ऐसा होगा जहां
ऐसी विभत्स घटनाएं जहां महिला को के साथ में गैंगरेप हुआ होगा, गैंगरेप के बाद में उसको मारने का षड्यंत्र हुआ होगा, न मरने पर जो है गला दबाकर मारने की कोशिश करने पर जो है न मरने पर गोली मार दी गई होगी, या तेजाब डाल दिया होगा, या कुएं में डाल दिया होगा, या टुकड़े टुकड़े कर करके जीवित कोयले की भट्टी में जला दिया गया होगा। ऐसी अनेक घटनाएं राजस्थान में हुई। दूसरी तरफ राजस्थान का किसान परंपरागत रूप से राजस्थान में बरसात की कमी के होने के चलते हुए मौसम की मार से सहिष्णुता डेवलप हो गई थी। लोग मौसम की प्रतिकूलता को सहज भाव से लेते थे, उसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन सरकार ने एक आश्वासन किया, हम 10 दिन में तुम्हारा कर्ज माफ करेंगे। वो न करने के चलते हुए राजस्थान में हजारों किसानों को की ज़मीनें नीलाम हुई और हजारों किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके आगे पिछले पूरे 4.5 साल के कालखंड में राजस्थान में 19 बार पेपर लीक हुआ। राजस्थान भ्रष्टाचार में देश में 1 नंबर पर पहुंचा। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा अगर देश में कहीं थी, और ये आंकड़े मैं तो बिल्कुल सरकारी आंकड़े बात कर रहा हूँ, वो राजस्थान में थे। अगर महंगाई देश में सबसे ज़्यादा कहीं है, देश के एवरेज इन्फ्लेशन इंडेक्स से 2% ज़्यादा, वो राजस्थान में। तो कुल मिलाकर के राजस्थान का परिदृश्य जिस तरह का बना है, राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सत्ता के चाबी भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए हाथ में थाली लेकर के परोसने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन अगर हालात इतने बदतर हैं तो फिर आक्रोश देखने को क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं कोई विद्रोह हो रहा? मैं पॉलिटिकल विद्रोह की बात नहीं कर रही हूँ। जो द्वंद्व आप कह रहे हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो द्वंद्व चल रहा है, उसका पॉलिटिकल फायदा बीजेपी उठा नहीं सक रही है। मतलब सरकार, ऑपरेशन कमल सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन जो आक्रोश है, अगर लोगों में आक्रोश है तो वो सड़कों पे तो नजर नहीं आता। देखिए, मुझे लगता है कि हमने उस दृष्टि से देखा नहीं है। आप राजस्थान पे धरातल पर जाकर के राजस्थान की नब्ज टटोलने की कोशिश कीजिए। आम व्यक्ति इस पर रिस्पॉन्ड करता हुआ आपको दिखेगा। आम महिलाएं, सोशल मीडिया को थोड़ा सा गहरा से उठा करके देखिए। सरकार ने अपने विज्ञापनों की ताकत पर इन सब को जिस तरह से टेम करने की कोशिश की, उस आक्रोश को दबाने की कोशिश की, उसको छिपाने की कोशिश की, रादर आई शुड से, वो आपको स्पष्ट नीचे वहां दिखाई देगा। राजस्थान में कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसमें इस विषय को लेकर के कहीं न कहीं कोई ना कोई प्रतिरोध या प्रतिक्रिया नहीं हुई होगी। पेपर लीक को लेकर के आप युवाओं का नब्ज उठा करके देखिए। जब पेपर लीक पर पहली बार घटना हुई थी तो सरकार के बयान कितने फौरे थे कि इसमें कोई अधिकारी राजनेता सम्मिलित नहीं है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का सरकार का कोई फेल्योर नहीं है, हम इस विषय की जांच कराएंगे। 1 बार पेपर लीक हुआ, 2 बार लीक हुआ, 3 बार लीक हुआ, 4 बार लीक हुआ, 17वां पेपर लीक हुआ, तब सरकार ने जांच कराने की और कानून बनाने की बात की। और जब जांच कुछ कदम चली, आपने देखा होगा कि पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ कि पब्लिक सर्विस कमीशन का सर्विंग मेंबर जो है वो जेल गया, और जेल जाने के बाद में जिस तरह के स्टेटमेंट्स उनके जुड़े हुए लोगों ने न्यूज़पेपर्स में दिए कि वो पैसा दे करके बने थे, इसलिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे। ठीक उसी तरह से जांच एक कदम और आगे बढ़ी, सरकार के मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति जेल में पहुंचे, और उसके बाद भी जांच अभी आगे बढ़ी नहीं है। राजस्थान के युवा चाहते थे कि इसकी निष्पक्ष जांच जो है केंद्रीय एजेंसी करे। वो न्यायालय तक गए, लेकिन सरकार ने न्यायालय में भी जाकर के उसको रोकने की कोशिश की, बड़े वकील खड़े किए और उसको रोका। अगर महिलाओं के प्रति असम्मान के विषय के में बात करें, इनिशियली जब रेप की घटनाएं रजिस्टर होने लगी, दिल्ली में पत्रकारों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा कि राजस्थान में इस तरह की घटनाएं क्यों ज़्यादा हो रही हैं, तो उनके प्रत्युत्तर था, क्योंकि हम केस से ज़्यादा रजिस्टर कर रहे हैं, इसलिए घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। और घटनाएं बढ़ी, फिर दोबारा पूछा गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर था 3-4 महीने बाद में कि हम किसी भी घटना पर तुरंत केस रजिस्टर कर देते हैं, इसलिए ज़्यादा हो रही हैं, और बाकी 56% से ज़्यादा केसेस जो हैं वो फेक होते हैं। फिर भी घटनाएं नहीं रुकी, फिर पूछा गया,
तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा गया कि भाई आजकल रेप के बाद में हत्याओं की घटनाएं राजस्थान में, क्योंकि उसकी अपनी एक सीरीज है। पिछले 4 साल में राजस्थान का कोई भी जिला जिससे अशेष नहीं है कि जहां अबोध बालिका के साथ में गैंग रेप हुआ होगा और उसके बाद में गला दबा करके उसकी हत्या नहीं कर दी होगी। हर एक जिले में इस तरह की घटना हुई है। और उन घटनाओं पर जब पूछा गया तो उनका जवाब था क्योंकि निर्भया केस के बाद में पॉक्सो का कानून बनाया गया और वो इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, इसके कारण से डर के मारे लोग हत्याएं कर देते। फिर भी जब बलात्कार के दौर नहीं थमा तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने फौरी तौर पर बयान दिया कि ये तो रिश्तेदार हैं जो इस तरह की घटनाएं कारित करते। उसके बाद में भी जब नहीं हुआ, विधानसभा में प्रश्न पूछा गया तो सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री वो सरकार की तरफ से जवाब देते हुए विधानसभा के पटल पर यह कहते हैं कि राजस्थान क्योंकि मर्दों का प्रदेश है इसलिए राजस्थान में बलात्कार की घटनाएं ज्यादा हो रही है। इतने हीनियस क्राइम को लेकर के भी जिसने पूरे राजस्थान के सम्मान और इतिहास दोनों पर कालिक पोत दी, उसको लेकर के भी राजस्थान की सरकार की इतनी छिछोरी और फौरी प्रतिक्रियाएं रही। और अपने विफलताओं को छुपाने के लिए बार बार जिस तरह से उन्होंने पर्दा डाला, उसका परिणाम ये हुआ कि ये घटनाएं और अधिक बढ़ती गई। इससे आगे बढ़ करके देखिए, आज राजस्थान का आम जन इस बात को मानता है कि राजस्थान की सरकार ने घोर तुष्टीकरण इस 5 साल के कालखंड में किया है। और उसका परिणाम राजस्थान में दंगे हुए, करौली में दंगे हुए, भीलवाड़ा में दंगे हुए, जोधपुर में दंगा हुआ। और उन सब के समय में जिस तरह से सरकार ने जांच में, कार्रवाई में, गिरफ्तारी में, मुआवजे में जिस तरह से तुष्टीकरण किया, उसका परिणाम यह हुआ कि इस तरह की ताकतों का और अधिक हौसला बढ़ा और उसके चलते हुए कन्हैयालाल टेलर की गला काट करके हत्या कर दी गई। लेकिन वही नहीं थमता है। मंदिरों को तोड़ा गया, 400 साल पुराने शिवालय तोड़े गए। राजस्थान में कम से कम 20 ऐसी घटनाएं हुई है जहां पे मंदिर की जमीन या संपत्ति को हड़पने के लिए पुजारियों की हत्याएं कर दी गई। इस तरह से राजस्थान में जो तुष्टीकरण का तांडव हुआ, उसको लेकर के भी राजस्थान की जनता बहुत पीड़ित और व्यथित है। कांग्रेस तो कहती है कि पोलराइजेशन से उन्हें कोई राजनीतिक फायदा तो होगा नहीं, तो ये जो तुष्टीकरण है, ये राजनीति जो है ये थोपी गई है बीजेपी की तरफ से। अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए, अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने हमेशा ही इस तरह का तुष्टीकरण किया है। और राजस्थान में पहली बार तुष्टीकरण को इस स्तर पर ले जाने का पाप अशोक गहलोत सरकार ने किया। क्या कल्पना की जा सकती है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में किसी हिंदू त्योहार पर, उसके धार्मिक उत्सव पर, जुलूस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? धारा 144 लगाई जाएगी कि आप जो है त्योहार को मनाने के लिए एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। धार्मिक जुलूस जो परंपरागत रूप से पिछले 40 साल से निकल रहे हैं, उनको रोकने के लिए धारा 144 इम्पोज की जाएगी। और साथ में दूसरी तरफ पीएफआई, जिस पर बाद में प्रतिबंध लगा दिया गया, पीएफआई का जुलूस सरकार के सुविधाओं और संरक्षण में पुलिस के साथ में जोड़ करके पीएफआई का जुलूस सड़कों पर निकलवाएगी। उसके बाद में भी सरकार ये कहती है, या गहलोत साहब ये कहते हैं कि तुष्टीकरण का लाभ जो है वो हमको नहीं होता है, या हमको नहीं लेना है, या हमको उससे लाभ नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये जनता और आप और हम सब लोग इस बात को स्पष्टता के साथ में समझ भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। तो क्या इसी कारण से राहुल गांधी ने शायद कहा कि राजस्थान में चुनाव जो है उसका परिणाम शायद मुश्किल हो कांग्रेस के लिए? क्या आप समझते हैं कि वो भी जानते हैं ग्राउंड स्वेल के बारे में? निश्चित रूप से जानते होंगे। अगर कोई भी व्यक्ति जो थोड़ी भी राजनीतिक सूझबूझ रखता होगा, जो राजस्थान की राजनीति को तनिक सा भी समझता होगा, वो आसानी से इस कंक्लूजन पर पहुंच जाएगा कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आने वाली। और ये केवल मैं नहीं कहता, अगर मैं कहूंगा तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है। लेकिन बात ये भी चल रही है कि आपकी पार्टी जो है वो अभी तक लिस्ट ठीक से बना नहीं पा रही है, क्योंकि रस्साकशी चल रही है। कमजोर सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम पर सहमति नहीं हो रही। देखिए, मैं अपनी पूर्व वाली बात को पूरा समाप्त करूं। अगर मैं केवल ये कहता कि प्रचंड बहुमत के साथ में भाजपा आ रही है या बुरी तरह से कांग्रेस जा रही है, तो शायद राजनीतिक स्टेटमेंट लगता। कितने कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करके देखिए, जिन्होंने फ्लोर ऑफ द विधानसभा पर यह कहा कि सरकार सदी की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति ने,
मंत्री पद का दर्जा प्राप्त और मुख्यमंत्री के सलाहकार का डेजिग्नेटेड व्यक्ति ने, कैबिनेट में बैठने वाले व्यक्ति ने, सदन से लेकर के सड़क से लेकर के मीडिया के सामने सबने ये कहा है कि हमारी सरकार भ्रष्टतम सरकार है और हमारी सरकार अब की बार, कोई ये कहता था कि हमारी पार्टी सिटी बस में आने जितने लोग बचेंगे, कोई ये कहता था कि इनोवा में जितने बचेंगे, कोई ये कहता है फॉर्च्यूनर में जितने बचेंगे, कोई ये कहता है ऑटो रिक्शा में जितने बचने वाले, ये वही स्वीकार कर रहे हैं। तो अपने हमारी वो तो आवाज उस वक्त था ना सर, जब ऑपरेशन कमल नहीं, का चलने मैं उस वाला समय था। की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आज से 3 महीने 4 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। जिन मंत्री जी को बाद में महिलाओं के लिए आवाज उठाने की सजा दी गई, मंत्रिमंडल से निकाला गया और वो विधानसभा में लाल डायरी लेकर के आए और जिस तरह से उनके साथ में वहां व्यवहार किया गया, उन्होंने मंत्री पद से हटाने से पहले 50,000 लोगों की उपस्थिति में पब्लिक प्रोग्राम में ये कहा था कि ये सरकार भ्रष्टतम सरकार है और अब की बार इस सरकार जो है ऐतिहासिक लो ये है वो नंबर ये प्राप्त करने वाली। अब उससे आगे बढ़कर के जो प्रश्न आपका था मैं उस पर आता हूँ। सीटों के बारे में पिछले 30 साल से मैं राजस्थान की राजनीति को प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से देखता हूँ। चुनाव हम जानते हैं कि आचार संहिता शायद अगले 2-4 दिन में लगेगी और उसके बाद में आचार संहिता के अनुरूप लगभग जो एस्टिमेटेड टाइम है, हमेशा जो चुनाव होता है नवंबर के अंतिम सप्ताह में, अंतिम दिनों में या दिसंबर के पहले सप्ताह में हमारे यहाँ चुनाव होंगे। मुझे पिछले 35 साल में एक भी उदाहरण बता दीजिए जब राजस्थान में आचार संहिता लगने से पहले सारी लिस्ट डिक्लेयर हो गई या उनका कंक्लूजन हो गया। ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। इस बार क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी ने स्ट्रेटेजिकली पहले जो है कुछ सूचियां डिक्लेयर कर दी, मध्य प्रदेश में मेजॉरिटी लिस्ट डिक्लेयर कर दी, छत्तीसगढ़ में भी कर दिया, उसको लेकर के राजस्थान में भी निश्चित रूप से इस तरह की अपेक्षा सभी लोगों ने की है। लेकिन राजस्थान में भी इस तरह की सारी सीटों पर जहां हमको प्राथमिकता के साथ में कैंडिडेचर्स डिक्लेयर करने हैं वहां सारी चर्चाएं सब स्तर तक कंप्लीट हो गई है। लेवल 1, 2, 3 सब कंप्लीट हो गया है। अब टॉप लीडरशिप जो है उसको अनुकूल समय देख करके उनको निर्णय करना है कि किस दिन उसको डिक्लेयर करना है। सब कुछ तय हो चुका है। तो बात ये भी चल रही है कि हो सकता है कि 8 या 9 सांसदों को चुनाव में उतारा जाएगा। ऐसे होगा जैसे मध्य प्रदेश में हो रहा है, एक्सपेरिमेंट है। देखिए, राजनीति असीम संभावनाओं का क्षेत्र है, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कोई, लेकिन राजनीति में कोई थंब रूल भी नहीं हो सकता। अभी तक जितनी चर्चाएं हुई है जितनी सीटों पर, वहां मुझे नहीं लगता कि किसी सांसद को चुनाव लड़ाया जाएगा ऐसी स्थिति बनी होगी। लेकिन शेष सीटों में अगर कहीं पार्टी आवश्यक समझती है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई एक नीति सब प्रदेशों के लिए हो ऐसा नहीं हो सकता। हर स्टेट की परिस्थितियां अलग है, स्थितियां अलग हैं, हालात अलग अलग हैं। लेकिन फिर भी यदि किसी व्यक्ति विशेष की उपयोगिता किसी स्थान विशेष पर हो सकती है, चुनाव जीतने के परिप्रेक्ष्य में भी, आगे काम करने के परिप्रेक्ष्य में भी, पार्टी के काम को गति प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में भी, उसका उपयोग विधानसभा का चुनाव लड़ करके हो सकता है, लोकसभा का चुनाव लड़ करके हो सकता है, संगठन में काम करके हो सकता है। उसका उपयोग वहां हो, ये विशेषाधिकार तो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास में वो तय कर लेगा। तो कैसे, मतलब आई जस्ट वांट टू नो कि ये मीटिंग्स में कैसे होता है? अगर सांसद मानो ना चाहते हो कि नहीं मेरे तो 2 साल और रहते हैं या 6 महीने और रहते हैं, मैं सांसद हूँ, मैं नहीं जाना चाहता, विधायक जो है वो पेकिंग ऑर्डर में लो होता है तो मैं वो नहीं करना चाहता, मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं पार्टी का काम नहीं करना चाहता, ऐसे इसको अनुशासनहीनता माना जाएगा कि कैसे माना जाता है? उसे कन्विंस करना पड़ता है, कैसे होता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति कभी आती होगी। भारतीय जनता पार्टी में सामान्यतया कुछ लोग शायद कहीं बाहर से आए होंगे, कुछ दिन हुए होंगे, वो अभी रीति नीति में उस गहराई के साथ में नहीं जुड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता एक विचार के साथ में जुड़ता है और उसके लिए विचार प्राथमिक होता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक स्कूल ऑफ थॉट से आता है और वहाँ व्यक्ति का उपयोग कहाँ होगा ये और किस क्षेत्र में व्यक्ति बेहतर काम कर सकता है, ये निर्णय करने का अधिकार प्रारंभिक स्तर से ही परिवार के वरिष्ठ लोगों का होता है। मैं तो मेरे उदाहरण देकर के आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं 1992 में छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया।
विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते विद्यार्थी परिषद ने मुझे अवसर प्रदान किया और मैं छात्र संघ का अध्यक्ष चुना, ऐतिहासिक बहुमत से चुना गया। एक अच्छा कार्यकाल बीतने के बाद 1 साल बाद जब दोबारा चुनाव हुए, सामान्यतया छात्र संघ का अध्यक्ष बनने के बाद में चुने हुए अध्यक्ष या चुने हुए पदाधिकारी वो अपनी राजनीतिक सरजमीन तलाशना शुरू कर देते हैं कि आगे जाकर के मुझे राजनीति में कहाँ जाना है। विद्यार्थी परिषद के लोग निश्चित रूप से विचारधारा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। एनएसयूआई के लोग कांग्रेस में अपनी जमीन तलाशते होंगे। कुछ लोग जो फ्रीलांसर्स हैं वो दोनों तरफ में से जहां अनुकूलता हो वहां तलाशने की कोशिश करते होंगे। मैं 93 में जब अपना टेन्योर समाप्त हुआ, मेरे पास में भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ थी। श्रद्धेय भैरव सिंह जी का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद भी था, पारिवारिक संबंध भी था। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते संघ के परिवार और उन सब लोगों के साथ में भी जुड़ाव था। इसलिए मैं अपने लिए राजनीतिक जगह तलाश करूं और काम करूं, मेरे लिए सारी सुविधाएं और अवसर उस समय भी थे। लेकिन मेरे मेंटर्स ने उस समय जो परिवार के मुखिया थे, विचार परिवार में, उन्होंने ये तय किया कि मुझे सीमावर्ती क्षेत्र पर जाकर के देश की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। और स्मिता जी, मैंने 20 साल तक देश के सीमाओं पर एक संगठन को खड़ा करने के लिए काम किया और मैं कभी भारतीय जनता पार्टी की देहरी पर भी नहीं चढ़ा। 20 साल मैं जोधपुर भारतीय जनता पार्टी जिस शहर में रहता हूं के कार्यालय के दफ्तर में के गेट में कभी एंटर नहीं हुआ। 2014 में संगठन ने यह तय किया कि मुझे अब राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए जाकर के। ईमानदारी से आपके साथ में कह रहा हूँ, माननीय राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मुझे कहा गया कि तुमको जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलना है। और उस समय जो राजस्थान की मुख्यमंत्री थी आदरणीय वसुंधरा जी, उनसे जाकर के एक बार मिल कर के आना है। मैंने पता किया, मुख्यमंत्री जी उस दिन उनका जन्मदिन था, वसुंधरा जी दिल्ली में थी और मुझे क्योंकि राजनाथ सिंह जी से मिलने का भी निर्देश हुआ था, मैंने दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतर करके गूगल में सर्च किया था कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस कहाँ है। और वसुंधरा जी को जब जाकर के मैंने अपना परिचय दिया था, तब उन्होंने कहा था कि हम पहले मिले नहीं हैं, लेकिन आपने जो कुछ काम किया है वो मेरी जानकारी में है। आप जाइए, जाकर के नीचे काम करिए। आप उन कुछ लोगों में से हैं जिनको हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया। तो ये संगठन में काम करने की ताकत जो है, 20 साल तक राजनीति से, राजनीतिक क्षेत्र से दूर रह करके 2014 में सीधे यहाँ आए और कोई आश्चर्य नहीं है आज मैं सांसद के नाते, माननीय प्रधानमंत्री जी की टीम के सौभाग्यशाली सदस्य के नाते देश के लिए काम कर रहा हूँ। कल अगर पार्टी के लीडरशिप ये सोचे कि मुझे जाकर के संगठन में काम करना चाहिए या विधानसभा में जाकर के मेरा बेहतर उपयोग हो सकता है, राज्य की राजनीति में बेहतर उपयोग हो सकता है, या उससे ऊपर परिवार के सदस्य लोग ये सोचें कि अब राजनीति से आगे बढ़ करके मेरा कहीं और ज़्यादा उपयोग हो सकता है, ये निर्णय करने का अधिकार हमेशा उनके पास में। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि तुम्हारी उपयोगिता कहाँ है। उनको ये कहना नहीं पड़ता कि अभी मेरे सांसद होने के 2 साल बाकी हैं, अभी मैं विधानसभा में नहीं जाना चाहता है, विधानसभा में काम करना जो है वो कंपैरेटिवली जो है नीचे का स्तर है। मैं तो ये मानता हूँ कि कहीं भी परिवार ये तय करे कि मुझे सेवा के क्षेत्र में जाकर के सेवा भारती में काम करना है, वनवासियों के बीच में जाकर के वनवासी कल्याण परिषद में काम करना है, या किसी और क्षेत्र में जाकर के मैं उपयोगी हो सकता हूँ वहाँ जाकर के काम करना है। मैं जिम्मेदारी के साथ में अपने लिए भी कहता हूँ और मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता इस पार्टी में होंगे उनकी तरफ से भी कहता हूँ, एक क्षण भी उसमें कहीं कोई सोचने का अवसर भी नहीं आता। और वो इसलिए कि जहाँ भी रहेंगे इसी ऊर्जा के साथ में करेंगे, काम करेंगे, इसी विश्वास के साथ में काम करेंगे, इसी उत्साह के साथ में काम करेंगे, क्योंकि जहाँ भी काम करेंगे वहाँ अंतिम उद्देश्य एक ही होगा और वो होगा भारत माता की जय करना। आपने वसुंधरा जी का जिक्र किया। जब भी राजस्थान में चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा पहले घोषित किया जाता है कि वसुंधरा जी होंगी, लेकिन इस बार आप ऊर्जा की बात भी कर रहे थे, लेकिन इस बार जब भी वसुंधरा जी, चाहे आपकी रैलियों में हो या चुनावी जो भी कार्य हो रहा है, वो उत्साह तो देखने में नहीं मिल रहा, वो ऊर्जा भी नहीं देखना वसुंधरा जी में, और ना ही उनका चेहरा मुख्यमंत्री का अनाउंस हो रहा है।
देखिए, ये कोई थंब रूल नहीं है, जैसा मैंने कहा कि राजनीति में कि कोई जो है चेहरा डिसाइड करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 25 साल के अंतराल के बाद पहली बार सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही थी, तब कौन जानता था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होंगे? जब हम उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे थे, तब कौन जानता था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री होंगे? जब हम महाराष्ट्र में पहली बार अकेले चुनाव लड़ रहे थे, तब किसने सोचा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे? राजस्थान में बेशक 20 साल तक वसुंधरा जी हमारी नेता रही हैं, लेकिन संगठन ने यह तय किया है कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की स्थिति है, राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति है। तो इसको लेकर के मुझे लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन भारतीय जनता पार्टी के काडर के मन में तो नहीं है। निश्चित ही हाँ, आप इसे डिसिप्लिन कहते हैं या अनुशासन कहते हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन है वो कहती है कि डेमोक्रेसी नहीं है। मतलब नंबर 1 नंबर 2 तय करते हैं या नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 तय करते हैं और सबको वही करना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस में है कि CWC में बात चलती है, सबको अपना अपना विचार रखने की कोई पाबंदी नहीं है कि विचार नहीं रख सकते। लेकिन आपकी पार्टी में है कि डिसिप्लिन, अनुशासन, तो देयर इज नो डेमोक्रेसी। ऐसे है? डेमोक्रेसी कहाँ है, होती है? अगर नंबर 1 नंबर 2 ये डिसाइड करके पहले से तय कर दें कि यही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है? या चुनाव होने के बाद में विधायक बैठ करके ये तय करें कि हमारा नेता ये होगा और उसके बाद उस पर पार्लियामेंट्री बोर्ड मोहर लगाए, वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है? डेमोक्रेसी ये है कि राहुल गांधी जी ये तय करेंगे या सोनिया गांधी जी ये तय करेंगे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, या कांग्रेस के चुने हुए विधायक 2018 में ये तय करते कि मुख्यमंत्री कौन होगा? राजस्थान की जनता ने उस चुनाव में सचिन पायलट के चेहरे पर मतदान किया था। विधायक सचिन पायलट के साथ खड़े थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने, मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि किस प्रेशर में या किस उद्देश्य से अशोक गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बना दिया था। वहाँ डेमोक्रेसी थी। भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ ये एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जहाँ पर हर एक जगह पर हर एक विषय का निर्णय आपसी विचार के बाद में ही सहमति के आधार पर होता है। ये दिखाई ये देता है, क्योंकि परंपरा यह है कि हम अपने सारे निर्णय को अंततः ऊपर से कहा गया है, ऊपर का निर्णय ऐसा कह कर के छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ किसी विषय पर चर्चा नहीं होती। एक टिकट देने पर भी कि विधायक का टिकट किसको मिलेगा या सांसद का टिकट किसको मिलेगा, पहले नीचे के स्तर पर कोर कमेटी में चर्चा होती है। उसके ऊपर बैठ करके कोर कमेटी सेकंड स्टेज पर आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में या संगठन महामंत्री जी के साथ चर्चा करते। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और पार्लियामेंट्री बोर्ड CEC के मेंबर्स के सामने बैठ करके 1-to-1 सीट पर चर्चा होती है। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। इससे ज़्यादा और क्या डेमोक्रेसी किसी पॉलिटिकल पार्टी में हो सकती है? एक कांग्रेस पार्टी अगर डेमोक्रेसी की बात करती है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हास्यास्पद कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे कर्नाटका में जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त किसी को पता नहीं था कि सिद्धरामैया जी बनेंगे या DK शिव कुमार बनेंगे। फिर अल्टीमेटली पार्टी हाईकमांड के पास पहुंच गए। तो सीक्वेंस वही लगता है, लोगों को बाहर बैठ के यही लगता है कि सारी पार्टियों में भी तो यही चलता है कि अल्टीमेटली पार्टी आला कमान डिसाइड करती है कि कौन बनेगा। देखिए, आला कमान के रोल को रूल आउट तो नहीं किया जा सकता। सभी जगह पर ऐसा होता होगा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी अल्टीमेटली तय करते होंगे कि कौन बेहतर तरीके से काम कर सकता है या किसका बेहतर उपयोग हो सकता है वहाँ पे। लेकिन उसके कारण से ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी में ये तय नहीं है और ये चेहरा सामने डिक्लेयर नहीं है इसलिए डेमोक्रेसी नहीं है, ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती। अगर कांग्रेस के दृष्टिकोण से देखें, आपने DK शिव कुमार साहब और सिद्धारमैया जी की बात की है। राजस्थान के 2018 के चुनाव का मैंने उदाहरण आपको दिया। 1998 में पहली बार अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने थे। उस चुनाव को उठा करके देख लीजिएगा, वो पूरा का पूरा चुनाव परसराम मदेरणा साहब के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना था? 2008 का चुनाव जब कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार में आई, तब चेहरा CP जोशी थे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना था? इसलिए कांग्रेस पार्टी को तो ये कहने का बिल्कुल अधिकार भी नहीं है कि वो ये कहें कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है। उनके यहाँ तो जोड़ तोड़ के अलावा और कुछ भी नहीं है।
मैं एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट का बताती हूँ। उन्होंने एक सर्वे किया था कि राजस्थान में 119 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर वोटर्स एक बार पार्टी या विधायक को बदलते रहते हैं हर बारी। तो इस हिसाब से अगर गिने तो बीजेपी की 60 सीटें फिक्स हैं और 21 सीटें कांग्रेस की तरफ जाती हैं, यानी कि 81 सीट्स पर बीजेपी और कांग्रेस को मेहनत करनी पड़ती है। उनका 1-to-1 मुकाबला होता है। क्या ये सही है एनालिसिस? देखिए, पॉलिटिक्स में इस तरह का कोई एनालिसिस, जैसा मैंने कहा, पॉलिटिक्स में कोई थंब रूल नहीं होता, ऐसा रूल नहीं हो सकता। हाँ, विधायक बदलती हैं, हाँ, लेकिन विधायक में पार्टी अगर अपना कैंडिडेट बदल दे तो बात वो सही अपने है। आप प्रपोजिशन बदल जाएगा। कितना इम्पोर्टेंट होता है देखिए, कैंडिडेट? निश्चित रूप से कैंडिडेट इंपॉर्टेंट होता ही है। जितना छोटा चुनाव है उतना ही ज़्यादा कैंडिडेट इंपॉर्टेंट होता ही है। सांसद के चुनाव से बजाय विधानसभा के चुनाव में कैंडिडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे नीचे चले जाए तो पार्षद का चुनाव में कैंडिडेट और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। गांव में सरपंच का चुनाव सबसे कठिन चुनाव होता है और वार्ड पंच का चुनाव दुनिया का सबसे कठिन चुनाव होता है। विधानसभा में निश्चित रूप से होता है। प्रत्याशी की छवि, उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका बैकग्राउंड निश्चित रूप से मैटर करता है। लेकिन एक जनरल जो वेव जो चलती है, तब निश्चित रूप से जनता जब बदलने के लिए वोट करती है, जब सरकार बदलने के लिए वोट करती है, तब उसका परिणाम बहुत डिफरेंट होता है। आप देखिए, आप क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने का दौर पिछले 30 साल से चल रहा है, लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर गई, तब तक हम बहुत छोटे से बहुमत से अंतर से हारे। पिछले बार जैसा मैंने कहा, हम मात्र आधा प्रतिशत से कम अंतर से हारे थे। 2008 में जब हम सरकार से बाहर हुए थे, तब भी अंतर हमारा 1% से कम था। लेकिन जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है, तब 2003 में 120 सीट आती है, 2013 में 163 सीट आती हैं और 2023 में भी हम उस बहुमत के आंकड़े को भी पार करने की स्थिति में आज खड़े। इसलिए जनता अब की बार इनकी नाकामी से खफा होकर के इस हालात को बदलने के लिए जब वोट करती है, तब बहुत सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं और जनता सिर्फ और सिर्फ बदलाव के लिए वोट करती है। और अभी राजस्थान में वही परिस्थिति। अभी मुख्यमंत्री जी गहलोत ने कहा कि बिहार की तरह वे भी राजस्थान में जातिगत सर्वेक्षण करेंगे। तो मैं कास्ट इशू पर आती हूँ कि क्या आप कह रहे थे कि कैंडिडेट इम्पोर्टेंट होता है? क्या कैंडिडेट का कास्ट, कैंडिडेट की जाति भी इन्फ्लुएंस करती है राजस्थान के पॉलिटिक्स को? देश का कौन सा प्रदेश है जहाँ नहीं करती? शहरी सीटों को छोड़ दीजिए, बाकी सभी जगह करती है और राजस्थान में भी निश्चित रूप से करती है, निश्चित रूप से करती है। लेकिन जो कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और जो कुछ उन्होंने कहा है, कास्ट सेंसस तो कर नहीं सकते क्योंकि सेंसस तो सेंट्रल का सब्जेक्ट है, सर्वे करके वो सर्वे कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो अंग्रेजों ने की थी, ए.ओ. ह्यूम साहब ने की थी। उस समय का उद्देश्य क्या था, क्या कारण था, उसके मैं नहीं जानना चाहता। लेकिन अपने संस्थापकों से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस के डीएनए में एक चीज़ अवश्य आई है और वो है बांटो, फूट डालो और राज करो। पहले मजहब के आधार पर बांटा, अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, ऊंचे और नीचे के आधार पर बांटा, जातियों के आधार पर अपनी लाभ के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए समाज को बांटने का काम किया। और अब उससे भी आगे बढ़ करके विद इन क्लास भी उसको बांटने का काम जो है वो ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये एक नई शुरुआत इन्होंने की है। मुझे लगता है कि इन सब की के बजाय अगर हम इस बदलाव के दौर में, जब देश ट्रांसफॉर्मेशन के दौर पे है, तब हम इनसे ऊपर उठ करके इनको एलिमिनेट करने या इन दूरियों को डाइल्यूट करने के लिए काम करें, उसकी आवश्यकता है। उस समय में हम और अधिक इन दूरियों को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। ये देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये इंडिया अलायंस जो है बाकी राज्यों में भी, बिहार में तो कर ही चुकी है, कर्नाटका में कर चुकी है, अनाउंस नहीं किया पर कर्नाटका में भी हो चुका है। अब अगर राजस्थान में भी हो रहा है तो हर राज्य में अगर होगा ये कास्ट सर्वे तो 2024 के इलेक्शंस में तो फर्क पड़ेगा ना ये इन सब का। देखिए, जो अलायंस जिसकी आपने चर्चा की है, ये अलायंस डेमोक्रेसी के लिए नहीं काम कर रहा है, ये अलायंस कुर्सी के लिए काम कर रहा है। और जब इस तरह के अलायंस इस तरह की सोच के साथ में बनते हैं तो उनके लिए प्राथमिकता केवल सत्ताओं की प्राप्ति होती है और उसके लिए वो किसी भी रास्ते पर, किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार होते हैं। और ये उसका जीता जागता उदाहरण है।
आपके और मुख्यमंत्री के बीच ये जो पर्सनल सी लड़ाई हो गई है ना, मानहानि का केस हो गया, वो कहते हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए, बहुत पर्सनल लड़ाई है ना आपकी और गहलोत जी की। देखिए, मैं और माननीय गहलोत साहब दोनों एक ही विधानसभा में रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं। मेरी जितनी आयु है उससे कुछ 4-5 साल कम ही उनकी पॉलिटिकल एज है, उनकी राजनीतिक वय है। वो बड़े नेता हैं, जोधपुर के लगातार वर्षों तक सांसद रहे हैं, केंद्र सरकार में 3 बार मंत्री रहे हैं, 6 बार विधायक रहे हैं, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में जब जोधपुर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए अशोक गहलोत साहब द्वारा पूरी सरकारी ताकत झोंक देने के बावजूद भी और अपनी पूरी राजनीतिक पूंजी, द पॉलिटिकल कैपिटल विच ही हैज़ अर्न इन लास्ट 5 डिकेड्स, उस सारी पूंजी को झोंक देने के बावजूद भी, उसको दांव पर लगा देने के बावजूद भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 3 लाख लगभग वोटों से मुझे विजयी किया। वो जो टीस उनके मन में है, वो जो दर्द उनके मन में है, वो जो विफलता का दंश उनके मन में है, मुझे लगता है उसके कारण से वो इस तरह से इस लड़ाई को इस स्तर तक लेकर के गए। वरना वो तो मेरे शहर के आदरणीय व्यक्ति हैं, हम सब ने बचपन से उनको सम्मान की दृष्टि से देखा है। जब मैंने बात की कुछ लोगों से जो राजस्थान में रहते हैं, वो कहते हैं मज़ा तो तब आएगा जब आपको 1-on-1 फाइट होगा। 1-on-1 तो हो चुकी है। नहीं, जो लोकसभा के चुनाव में, जब आपने लोकसभा के चुनाव में उनके बेटे चुनाव लड़ रहे थे, वो ही वाज जस्ट ए शैडो। मुख्यमंत्री जी खुद चुनाव लड़ रहे थे। मुख्यमंत्री जी अगर खुद चुनाव लड़ रहे होते उस समय में भी, उस परिस्थिति में भी, उन्होंने जितनी ऊर्जा वहां नियोजित की थी उससे ज्यादा वो अपने बेटे के लिए कर रहे थे। मैंने तो न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि कुल मुख्यमंत्री जी ने 162 मीटिंग्स की राजस्थान और राजस्थान के बाहर लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ और कद्दावर नेता होते हुए। उस 162 मीटिंग्स में से 122 मीटिंग्स मेरे लोकसभा क्षेत्र में की। 17 रात और 17 दिन को माननीय मुख्यमंत्री जी की कहीं न कहीं उपस्थिति मेरे लोकसभा क्षेत्र में थी। 5 मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मेरे लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहे थे। 22 मंत्री मेरे लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहे थे। 50 से ज़्यादा IAS और IPS ऑफिसर अलग अलग जातियों के, जिनकी जाति का पर प्रभाव उनकी उपस्थिति से हो सकता है, उनको नियोजित तरीके से चुनाव आयोग की बाध्यताओं के होते हुए भी वहाँ रखा गया था। एक एक व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करने के लिए उन्होंने काम किया था। पॉलिटिकल बाउंड्रीज से ऊपर उठ करके उन्होंने सारे पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को खुद आगे चल करके फ़ोन किए थे कि 4.5 साल में मुख्यमंत्री रहने वाला हूँ, मेरे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे, आप मेरे बेटे को, मेरे व्यक्तिगत रिक्वेस्ट पर मेरे बेटे को सपोर्ट करिए। उसके बाद में क्या बाकी रह गया था? वो खुद चुनाव लड़ते तो भी यही करने वाले थे। इतना जद्दोजहद करने के बावजूद, और वो सारा जद्दोजहद जोधपुर तक ही सीमित था, इसके बावजूद बीजेपी बाकी जगह से हार गई। ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी कहाँ हारी? 25 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी को जीते, कांग्रेस हार गई। नहीं, बीजेपी हारी इन द सेंस ऑफ विधानसभा चुनाव। नहीं, विधानसभा चुनाव उससे पहले हो चुके थे। अच्छा, विधानसभा चुनाव 2018 में हो चुका था। हाँ। अब आप देखिए कि सामने कोई सरकार, अच्छा, नहीं, तब तक तो गहलोत साहब रूस गए थे ना, कांग्रेस से रूस गए थे, इसलिए उन्होंने सारी एनर्जी जो है अपने बेटे के लिए लगाई थी उस वक्त। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, रूस गए थे वो। किस विषय पे रूसे होंगे? क्योंकि सचिन पायलट का मसला उठा था ना। नहीं, ये तो सब बहुत लेट बात है। देखिए, 2018 के दिसंबर में चुनाव हुआ था। 2018 के दिसंबर में के मध्यकाल में 15 तारीख को सरकार बनी थी, और मार्च में तो हमारे यहाँ पे चुनाव की आचार संहिता लग करके नॉमिनेशन फाइल हो गए थे। तो उस समय तक तो जो है वो हनीमून पीरियड ऑफ द गवर्नमेंट चल रहा था। ओके। और आप कल्पना कीजिए कि किसी सरकार को, जिसको अभी जनता में आपने हनीमून पीरियड करने कहाँ दिया उनकी पार्टी को? बार बार ऑपरेशन कमल वो तो 2020 में जाकर के हुआ है। इतनी बारी हो चुका वो सब जो है 2020 में जाकर के हुआ। मैं उसकी चर्चा भी आपके सामने करूंगा। मैं आज आपके सामने एक बात दूसरी दृष्टि से रखना चाहता हूँ। ऑपरेशन कमल भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था। ऑपरेशन कमल माननीय गहलोत साहब के दिमाग की उपज थी। जिस तरह की परिस्थिति कांग्रेस पार्टी में वहाँ थी, और जिस तरह का प्रभुत्व सचिन पायलट के पास में उस समय में था, आज नहीं, उस समय में था,
जिस तरह से विधायकों का समर्थन उनके साथ में खड़ा था, ये जानते हुए कि कांग्रेस पार्टी के पीसीसी का अध्यक्ष रहते हुए और इतने सारे विधायकों का समर्थन रहते हुए, राजस्थान का उप मुख्यमंत्री का पद रहते हुए, गहलोत साहब सचिन पायलट जी के होते हुए कभी भी चैन के साथ में नहीं रह पाएंगे। यह ऑपरेशन कमल उन्होंने खुद डिज़ाइन किया था। उन्होंने खुद उकसा करके अपने विधायकों को, जो सचिन पायलट के साथ में प्रतिबद्धता रखते थे और बाद में जिन्होंने अपने गोल पोस्ट मुख्यमंत्री जी के भुलावे में आकर के चेंज कर लिए थे, अपनी प्रतिबद्धताओं को, अपनी प्रायोरिटीज़ को, अपनी लॉयल्टीज़ को जब शिफ्ट कर लिया था, उनके माध्यम से उनको उकसा करके इस ऑपरेशन कमल को कराने के लिए उन्होंने खुद भेजा था, ताकि उसके माध्यम से वो कांग्रेस पार्टी के इन सचिन पायलट के लॉयलिस्ट और इनके साथियों को सचिन पायलट समेत पार्टी से हमेशा के लिए निष्कासित करा पाएं। तो वो बसें सब उनकी थी? निश्चित रूप से। वो रिजॉर्ट भी वो उन्होंने बुक किया था? रिजॉर्ट किसने बुक किया था मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी ने किया होता, जिस तरह के आरोप कांग्रेस के मुखिया आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने उस समय लगाए थे कि हमने बाउंसर्स लगा रखे हैं, उनके मोबाइल फ़ोन रख रखे हैं, उनको हम बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, 35 दिन तक जो है वो रहने के बाद में यहाँ दिल्ली में जब वो वापस लौट करके गए, उनमें से किसी एक ने भी कभी कहा कि मुझे कोई लालच दिया गया था? किसी एक ने भी कभी कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव था? उनमें से बहुत सारे लोग तो बाद में मंत्री भी बना दिए गए। और गहलोत साहब उसके बाद में भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने मंच पर खड़े होकर के कहा कि जिन विधायकों ने पैसा ले लिया है वो पैसा वापस लौटा दें। मैं आज आपसे एक प्रश्न, आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है वो ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की जानकारी में यह विषय है कि किसी ने किसी प्रयोजन के लिए पैसा लिया है और वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है और उसके बाद वो उस पर कार्रवाई न करे तो वो भी दोषी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में यदि है और उन्होंने कहा है पब्लिक प्लेटफॉर्म से कि पैसा तुमने लिया है वो वापस लौटा दो, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अपने विधायकों पर अगर उन्होंने पैसा लिया है लौटा दें, थोड़ा कम हो गया हो तो मैं दे दूंगा या मैं एआईसीसी से दिलवा दूंगा, तो जो लिया है वो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मुख्यमंत्री उसके दोषी हैं कि नहीं है? इसलिए ये जो दिखता है वो वास्तविकता नहीं है। जो वास्तविकता है वो कुछ और थी। ये किसने डिज़ाइन किया था, कैसे डिज़ाइन किया था, किस तरह से डिज़ाइन किया था, ये आने दीजिए, समय आने दीजिए, सब लोगों के सामने कभी न कभी निश्चित रूप से आ ही जाएगा। आपको सरदारपुरा भेज रही है पार्टी? देखिए, अभी तक तो इस विषय में कहीं कोई चर्चा नहीं है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा है कि पार्टी अगर तय करती है कि मुझे सरदारपुरा में चुनाव लड़ना चाहिए, अगर मेरी उपयोगिता वहाँ हो सकती है, तो इसमें मुझे कहीं कोई भी 1% भी कहीं कोई सोचने का एक क्षण भी नहीं लगेगा। तो पहले गहलोत जूनियर को हराया तो अब गहलोत सीनियर को हराना चाहते हैं, क्या ये हो सकता है? देखिए, जीताना हराना ये तो जनता का काम है, लेकिन यदि पार्टी ये सोचे कि मेरी उपयोगिता सरदारपुरा में चुनाव लड़ने से हो सकती है तो मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए? साहस के साथ में चुनाव लड़ना है, निर्णय जनता को करना है, निर्णय पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना है। अभी सीएम साहब जो थे बड़े नाराज थे कि उपराष्ट्रपति बार बार राजस्थान जा रहे हैं। आप उपराष्ट्रपति, अब आपकी पार्टी उपराष्ट्रपति को भी इस्तेमाल कर रही है क्या चुनावी? मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया। और मैं ये मानता हूं कि कुछ उम्र के दबाव में या उम्र के असर से और कुछ हालात के दबाव में, जो हालात कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति के चलते बने, जो हालात कांग्रेस पार्टी के विधायकों के भ्रष्टाचार के चलते बने, जो हालात आला कमान के हस्तक्षेप कांग्रेस पार्टी में के चलते हुए बने, और जो हालात अब उनको धरातल पर दिखाई दे रहे हैं कि उनकी सत्ता का सिंहासन डोल रहा है और वो कुछ दिन का मेहमान है और सरकार केवल अपना संवैधानिक आयुष पूरा कर रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, 5 साल का लाइफ दिया गया है, वो पूरा कर रही है, बाकी सरकार अब शेष नहीं रही है। गहलोत साहब ने, मैं पूरी विनम्रता के साथ में कहूँगा कि उन्होंने अपना कहीं न कहीं धीरज, धैर्य और मेंटल बैलेंस खो दिया। ये केवल उपराष्ट्रपति जी की संस्था, उपराष्ट्रपति व्यक्ति नहीं होता, वो भारत में संस्था है, सर्वोच्च संस्थाओं में से एक है। उसके लिए इस तरह की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करना, और केवल उसके लिए ही नहीं, न्यायपालिका के लिए किस तरह की टिप्पणी की, और उसके बाद में थोड़ा सा दबाव पड़ा तब
1-2 महीने बाद में, 1 महीने बाद में आप माफ़ी मांगते हुए दिखाई दिया। इस तरह की कितनी टिप्पणियां जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, वो केवल मानसिक दबाव के चलते उन्होंने की है। मुझे लगता है कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो इसको लेकर के भी माफ़ी मांगते और खेद व्यक्त करते हुए दिखाई देंगे। जो भी पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, दे ऑल से दैट जहां पर कांग्रेस में ओपन फिशर्स हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच, उस फिशर्स का फायदा जो है बीजेपी नहीं उठा पा रही है, क्योंकि बीजेपी के खेमे में भी देर आर डिविजन्स। कोई प्रो वसुंधरा कैंप है, कोई एंटी वसुंधरा कैंप है। इसकी वजह से सब डिवाइडेड हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में डिवाइडेड हैं, वैसे ही राजस्थान में भी इश्यूज हैं। तो जहां पर दे शुड बी टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिविजन्स इन द कांग्रेस पार्टी, दे नॉट एबल टू डू दैट। देखिए, एडवांटेज के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो उसके बाद में चुनाव तो अभी होने वाला है, उसके पहले चुनाव नहीं हुआ था। अगर स्थानीय स्तर के चुनावों की चर्चा करें, पंचायती राज का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है जनता की भावना का। राजस्थान में परंपरागत रूप से जिला परिषद के चुनाव में जो जिला पंचायत के अध्यक्ष या जिला प्रमुख चुने जाते हैं, परंपरागत रूप से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में होती है, तब 15-16 ऐसे 18-19 तक ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वर्षों में ऐसे जिला पंचायतों के अध्यक्ष जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बनते थे। शेष बचे हुए जिलों में कांग्रेस पार्टी के ही बनते थे परंपरागत रूप से, एक आध कहीं निर्दलीय ऐसा बन जाता था। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी तो बीजेपी के बमुश्किल 5-6-7 जगह बन पाते थे, शेष बची हुई जगह पर कांग्रेस के होते थे, एक आध जगह कोई अपक्ष उम्मीदवार होता था। इस बार के चुनाव उठा करके देखिए, 19 जगह पे कांग्रेस पार्टी सत्ता में होते हुए भी 19 जगह के जिला पंचायत प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के। 35 साल के राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। इसलिए ऐसा कह देना मात्र कि भारतीय जनता पार्टी लाभ नहीं उठा पाई, तो उसके बाद चुनाव तो एक ही हुआ है, अब की बार चुनाव होगा तब सामने आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी, आपने जैसा अभी कहा कि मध्य प्रदेश में दिखता है फ्रेगमेंटेड है, राजस्थान में दिखता है कि अलग अलग खेमों में बटी हुई है। देखिए, मैं इसको बहुत सहज भाव से देखता हूँ। राजनीति का क्षेत्र सहज, स्वतः स्फूर्त प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है। यहाँ नेचुरल, नैसर्गिक वे में कंपटीशन चलता ही है। हर एक कार्यकर्ता जो काम करता है, धरातल पर काम करता है, उसकी महत्वाकांक्षा एक कदम आगे जाने की होती है, और वो स्वाभाविक भी है और डेमोक्रेसी के लिए आवश्यक भी है। लेकिन पार्टी में मतभेद कब दिखाई देता है? वो तब दिखाई देता है जब ये हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है वो कमल का निशान नहीं है, हम सब का नेता जो है वो नरेंद्र मोदी नहीं है। कोई ये कहे कि ये मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, मेरा नेता नरेंद्र मोदी नहीं है, तब तो कोई मतभेद है। जब कोई ये कहे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड सुप्रीम नहीं है, कोई ये कहे कि हमारा उद्देश्य सरकार बनाना नहीं है, ये डिफरेंस कहीं दिखाई देता है क्या? सब लोग अपने अपनी तरह से अपने अपने दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जब डिसीजन हो जाएगा विधायक दल और पार्टी के सुप्रीम अथॉरिटीज़ के द्वारा, तब सब लोग मिलकर के इस उद्देश्य के साथ में कि हमारी सरकार यशस्वी बने, यशस्वी तरीके से काम करे, हम सब मिलकर के काम करेंगे। ये जो कुछ दिखाई देता है कि हम लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो सकती है या दूरियां हो सकती है, ये जो है ये बिल्कुल नैसर्गिक है, बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, और किसी भी पार्टी में, किसी भी पक्ष में इस तरह की होती है। लेकिन सरकार बनने के बाद में इस तरह की टकराहट हो, कुर्सियां पलटने के लिए जो चेष्टाएं हो, वो जो है हालात, वो निश्चित रूप से चिंताजनक होते हैं। सरकार बनने से पहले हम सब लोग साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने दृष्टिकोण से अपनी अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग कर रहे हैं। सामान्य प्रक्रिया है। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये अभी हाल ही में जो उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया था, काफ़ी विवादास्पद बयान था, उस पर इंडिया अलायंस के लोग भी बोल पड़े हैं। कमलनाथ जी ने, जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट आवर व्यू अबाउट इट, इट्स हिज पर्सनल व्यू। लेकिन डीएमके जो है वो अभी भी उस पर अड़ी हुई है, और कुछ लोग इंडिया अलायंस के लोग भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस व्यू को कि सनातन धर्म को इरेडिकेट करना चाहिए। तो आप इसके बारे में क्या समझते हैं? देखिए, कमलनाथ जी ने उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर के कहा कि उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन मेरा कमलनाथ जी से प्रश्न ये है कि वो खड़गे जी के बयान से सहमत हैं या नहीं। खड़गे जी ने यह कहा था, उनको याद दिला दूं, कि मोदी अगर जीतेगा तो सनातन की ताकत बढ़ जाएगी, इसको कम करने के लिए मोदी को हटाना पड़ेगा।
जब उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया था, उस बयान को समर्थन करते हुए चिदम्बरम साहब के बेटे ने भी ऐसा ही बयान दिया था। इसलिए केवल कमलनाथ जी उदयनिधि स्टालिन के बयान से अपने आप को अलग करके इस सब से बच नहीं सकते। उनकी मानसिकता इस बात से परिलक्षित हुई है, इस अलायंस की मानसिकता परिलक्षित हुई है। देखिए, भारत के सनातन की चमक को देखकर सदियों से भारत के वैभव, भारत की समृद्धि, भारत की संपन्नता, भारत की बौद्धिक संपदा, इस सब से आकृष्ट होकर के इसको लूटने के लिए और बाद में इसको समाप्त करने के उद्देश्य से 2000 साल तक अनेक हमले हुए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, यूनानी आए सिकंदर के रूप में, अरब आए, खलीफा आए, तुर्क आए, मुगल, और उसके बाद में यवन आए, गुलाम आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पोर्टुगीज़ आए। सब ने अपनी तरफ से इस सनातन को मिटाने के लिए प्रयास किया। लेकिन इस सनातन की गहराई और भारत माता के सपूतों ने जिस तरह से अपने पुरुषार्थ के बल पर उनको पराजित किया, या तो वो भारत में आकर के भारत का हिस्सा बन करके भारत की इस सनातन संस्कृति की धारा में समाहित हो गए, और या उनका मुंह मोड़ करके वापस भेज दिया गया। जब 2000 साल तक इन हमलों में सनातन को परास्त नहीं कर पाए, आज उस सनातन को परास्त करने और समाप्त करने का स्वप्न ये लोग देख रहे हैं। भारत के लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। भारत के लोग कभी ऐसी मानसिकता को भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और इसका जवाब निश्चित रूप से समय आने दीजिए, आने वाले चुनाव में इस अलायंस को मिलने ही वाला है। जो कांग्रेस पार्टी है वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म, एक संस्था या एक सोच को भारत पर मतलब वो भारत पर थोपना चाहती है। ये राहुल गांधी भी कहते हैं दैट इंडिया हैज़ अ प्लूरैलिटी, देयर इज़ अ डाइवर्सिटी, लेकिन बीजेपी जो है उसको सम्मान नहीं देती। हाल ही में आपने देखा होगा कि वो राहुल गांधी जो हैं वो गोल्डन टेम्पल गए थे, वहाँ पर उन्होंने सेवा किया, वो मंदिरों में भी जाते हैं, लेकिन हिज व्यू इज़ दैट प्लूरैलिटी को बीजेपी जो है वो सपोर्ट नहीं करती। देखिए, भाषाओं में शिक्षा हो, स्थानीय भाषाओं में शिक्षा हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको सम्मान दिया। देश का हर प्रांत एक साथ विकसित हो और बराबर गति से आगे बढ़े, इस अवधारणा को बल दिया। केवल कह देने मात्र से कि भारत में भारत की विविधताओं को, भारत की विरासत की विविधताओं को माने जो है भारतीय जनता पार्टी नकारती है, मुझे लगता है उससे नहीं होने वाला। और राहुल गांधी जी का जहाँ तक विषय आपने लिया, उनको निश्चित रूप से इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि राहुल गांधी ने जाकर के जो गुरुद्वारे में सेवा अरदास की, उनको इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि उसका जो कनाडा में घटना हुई थी उससे क्या संबंध था। वो एक बार उस संबंध का स्पष्टीकरण करें कि क्या उसके से के कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया था। और ऐसा राहुल गांधी जी कब क्या कहाँ बोलते हैं, मुझे लगता है कि हमारा तो दूर है, कांग्रेस पार्टी के लिए भी शायद संभव नहीं होगा। या तो वो जानते हैं या उनका भगवान जानता है, इसके अतिरिक्त तो कोई कुछ नहीं जान सकता। मैं आपके मंत्रालय के तहत जो जल शक्ति मिशन आता है उसके बारे में पूछूंगी, क्योंकि इतना बड़ा बजट है उसका, हर घर जल वाला जो है, तो 2024 तक क्या आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे इसमें? स्मिता जी, जल जीवन मिशन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से घोषित किया था, ये उस कड़ी का हिस्सा था या उस श्रृंखला का हिस्सा था जो उन्होंने 2014 में सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से प्रारंभ किए थे, जिसमें हर गरीब को घर मिले, हर घर में बिजली हो, हर घर में शौचालय बने, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचे, हर घर तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचे, हर घर तक बैंक का खाता पहुंचे। ये जो तमाम विषयों की श्रृंखला थी जिसके माध्यम से सामान्य मानवी के जीवन का स्तर को ऊंचा उठाया जा सके, उसी श्रृंखला की कड़ी के रूप में जल जीवन मिशन उन्होंने घोषित किया था। 2019 में जब लाल किले के प्राचीर से उन्होंने अपने आइकॉनिक स्पीच में इसकी बात की थी 15 अगस्त को, तब उन्होंने खुद ही उस भाषण में कहा था कि आज़ादी से लेकर के 2019 तक उस पूरे 72 साल के कालखंड में केंद्र की सरकारों ने भी प्रयत्न किए होंगे,
राज्य की सरकारों ने भी प्रयत्न किए होंगे, कुछ स्थानीय स्तर पर भी प्रयत्न किए हुए होंगे। उन सब के बावजूद भी देश के 19 करोड़ 40 लाख घरों में से 16% यानी केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक ही पीने का पानी पहुंच पाया था। शेष 84% घर की माताओं बहनों को पीने का पानी या अपने घर की आवश्यकता के लिए पानी लेने के लिए सर पे मटका उठा करके घर से बाहर जाना पड़ता था। कहीं 100 मीटर, कहीं 200 मीटर, कहीं 500 मीटर, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ पश्चिमी राजस्थान में 5-5, 10-10 किलोमीटर प्रतिदिन। और मैंने तो खुद देखा है स्मिता जी, अपने बचपन में हमारे घर परिवार की महिलाओं को, बच्ची जब छोटी सी होती है ना 10-12 साल की उम्र की, तब वो कौतूहलवश अपने परिवार की बड़ी महिलाओं के साथ में, उसकी माँ होगी, उसकी काकी होगी, उसकी बुआ होगी, उसकी मासी होगी, दादी होगी, नानी होगी, बड़ी बहन होगी, भाभी होगी, उनके साथ में सर पे छोटी सी गगरी उठा करके वो पानी लाने की यात्रा प्रारंभ करते हैं। और उसके जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, उसके जीवन की सारी भूमिकाएं बदलती है, उसकी पहचान बदलती है। उम्र बढ़ती है, वो छोटी बेटी से बड़ी बेटी हो जाती है, बड़ी बेटी से घर की में शादी होने के बाद में किसी घर की बहू बन जाती है, बच्चे होने के बाद में माँ बन जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़ी बहू हो जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है, सास हो जाती है, बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, दादी या नानी बन जाती है। उसके जीवन में सब कुछ बदलता है, एक चीज़ नहीं बदलती, वो मटका, वो बदलता है। 12 साल की उम्र में छोटा होता है, जैसे जैसे बड़ी होती है, उम्र बढ़ती है, शरीर की शक्ति बढ़ती है, बड़ा होता है, उसके बाद में उसके ऊपर एक और मटकी आती है, उसके बाद में वो छोटा मटका जो गगरी है वो ऊपर आ जाती है, 3-3 मटके उठा करके चलती है। जैसे जैसे उम्र ढलने लगती है, शरीर का सामर्थ्य कम होता है, वैसे उसी क्रम में वापस उतरता भी है। और 70 साल की उम्र में जब कमर झुकने लगती है, तब वो छोटी सी गगरी फिर भी सर पे रह जाती है। उस बोझ को उतारने का निश्चय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं आज गर्व के साथ में एक बात कह सकता हूँ कि 4 साल बीते हैं और इस 4 साल में हमने उस 16% के आंकड़े को 68% लगभग तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर ली। जो 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पानी जाता था, आज 11 करोड़ लगभग नए घरों को कनेक्शन देने के मुकाम तक हम पहुंच गए। आज हम जो 3 करोड़ 23 लाख का आंकड़ा था वो 14 करोड़ तक पहुंच गए। 11 करोड़ माताओं बहनों के सर पे से मटका उतारने का पुण्य माननीय नरेंद्र मोदी जी के खाते में दर्ज हुआ है। और जिस गति से काम हुआ है, आज गुजरात 100% कनेक्शन वाला प्रदेश बनाए, हरियाणा 100% कनेक्शन वाला प्रदेश बनाए, तेलंगाना 100% कनेक्शन वाला प्रदेश बनाए, हिमाचल प्रदेश 100% कनेक्शन वाला प्रदेश बनाए, पंजाब 100% कनेक्शंस वाला प्रदेश बनाए, गोवा 100% कनेक्शंस वाला प्रदेश बन गया है, पुडुचेरी 100% कनेक्शन वाला प्रदेश बन गया है। ऐसे अनेक प्रदेशों ने 100% के आंकड़े को छुआ है। नहीं, पर कनेक्शन का क्या अर्थ हुआ? मतलब कि हर घर में पीने का पानी नल के माध्यम से जाता है, उचित गुणवत्ता का जाता है, उचित मात्रा में जाता है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने संकल्पना दी थी रूरल इंडिया में भी वहाँ मतलब जब आप स्टेट्स का जिक्र कर रहे हैं तो इन सभी राज्यों में हर गांव में एक नल नहीं, हर गांव के हर घर में नल है। निश्चित रूप से मैं ये आंकड़े जो मैं आपको 19 करोड़ 40 लाख घरों के दे रहा हूँ, ये सिर्फ रूरल इंडिया की बात कर रहा हूँ, अर्बन इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें ये नंबर भी सम्मिलित नहीं है। जो जल जीवन मिशन मेरे मंत्रालय के अधीन काम हो रहा है वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। एक आंकड़ा है जिसमें बाय जुलाई 2, 2023 12.45 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, लेकिन पूरे अगर देश में देखें तो 64% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स के घरों में है, पर बाकी के घरों में अभी तक आया नहीं है। मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूँ। ये आपने जुलाई का आंकड़ा देखा है जी, सब कुछ पब्लिक डोमेन में। आप जल जीवन मिशन डैशबोर्ड एक अपने मोबाइल में अपने जो है आईपैड में टाइप करके देखिए, आपको सारा आंकड़ा रियल टाइम, कल जितने कनेक्शन किस प्रदेश के किस जिले के किस गांव में कितने कनेक्शन हुए हैं, ये सब आप अपने मोबाइल में यहाँ बैठे देख सकते हैं। आप मॉनिटर करते हैं एवरी डे इट इज अपडेटेड एंड एवरी डे इट इज मॉनिटर्ड। किस प्रदेश को कितना पैसा दिया है, उन्होंने कितना खर्च किया है, केंद्र का अंश कितना खर्च हुआ है, राज्य का अंश कितना खर्च हुआ है, कितना उनके पास में डिपॉजिट है, ये सब भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो आपका टारगेट कब तक अचीव होगा? 2024 का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं
और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस गति के साथ में हम काम कर रहे हैं, हम 2024 तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। 24 के दिसंबर तक, अंत तक जाते जाते हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। एंड इट इज़ गोइंग टू बी ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और जो प्रश्न आपने खड़ा किया कि हर घर तक पानी जा रहा है, केवल पानी जाना पर्याप्त नहीं है। माननीय Potable water, प्रधानमंत्री जी drinking ने जब इसकी संकल्पना दी थी तब ये कहा था, हर घर तक पानी जाए, नियमित जाए, एक समुचित मात्रा में जाए। उस मात्रा को भी पूरे डेलिब्रेशंस देश भर में करके उसके बाद में वो मात्रा तय की गई 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, और उचित गुणवत्ता का जाए। और ये गुणवत्ता का फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2019 में जब जल जीवन मिशन की संकल्पना नरेंद्र मोदी जी ने दी, उससे पहले पानी जो आपके मेरे सबके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है, वो अगर गुणवत्ता का नहीं है तो हमारे स्वास्थ्य के साथ में बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। और देश में करोड़ों परिवार ऐसे थे जो ये जानते हुए भी, एक माँ का दर्द समझने की कोशिश कीजिए, ये जानते हुए भी कि ये पानी जो मैं भर करके बाहर से लेकर के आई हूँ, इसमें फ्लोराइड है, इसमें आर्सेनिक है, इसमें हैवी मेटल्स मिले हुए हैं, जो मेरे परिवार के, चाहे मेरे बच्चों या मेरे पति या मेरे पिता, इनके जीव स्वास्थ्य पर परमानेंट प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले, उसके बाद में भी वो महिला पिलाने के लिए मजबूर है। ये जानती है कि मेरे जो है बच्चे, उनमें परमानेंट दिव्यांगता उसके कारण से डेवलप हो जाएगी, फ्लोराइड युक्त पानी से हाथ पांव टेढ़े हो जाएंगे, दांत पीले हो जाएंगे, गिरने लग जाएंगे, ऐसे में वृद्ध हो जाएगा, तो भी पिलाने के लिए मजबूर थी। उसको इस संकट से निकालने के लिए भी गुणवत्ता का फैक्टर उसमें डाला गया, क्योंकि गुणवत्ता को लेकर के हमारे यहाँ किसी तरह की कोई चेतना और व्यवस्था नहीं थी। आपके घर में आपने आरओ लगाया होगा जी। वो क्यों लगाया? क्योंकि आपको जो व्यवस्था से पानी आता है उसकी गुणवत्ता पर विश्वास नहीं है। हाँ। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपने जो आरओ अपने घर में लगाया है, आरओ का आपने किसी को मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा? हाँ जी। वो साल के एक बार या साल में 2 बार आता होगा। हाँ। उसने वो फिल्टर कार्ट्रिज चेंज करने के बजाय उसको डायरेक्ट करके छोड़ दिया है। आपके पास क्या तरीका है कि आप अपने पानी की क्वालिटी को टेस्ट कर सके? नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आरओ लगा हुआ है और आपने लगाया है, एएमसी वाला चेक करके गया है, आप उस विश्वास के साथ में पानी पी रही। तो फिर क्या करूं? भारत में पीने के पानी की गुणवत्ता को जांच कहाँ करेंगे, इसको लेकर के कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर मैं आपसे ये कहूँ या आपके श्रोताओं से कहूँ कि आपको अपना खून की जांच करानी है, एक सेकंड में आपके दिमाग में ये कौन देगा कि मैं पैथोलॉजिस्ट से किस पैथोलॉजिस्ट के पास जाऊं, किस नंबर पे फोन करूंगी तो आपको जो है सैंपल कलेक्ट करने के लिए आएगा। लेकिन जब आपको अपने पीने का पानी जो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके स्वास्थ्य के लिए, उसकी जांच करानी हो, आप किसे फोन करेंगे? वो मेंटेनेंस वाले को, और उस पर विश्वास। हमने देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंत्र है, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, हम एक दूसरे से सीखें। कोविड में जिस तरह से आपको जानकारी है कि कोविड में जब आया था तब देश में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वही एक जगह थी जहां कोविड का टेस्ट हो सकता था। लेकिन एक बहुत छोटे से समय में, कुछ महीनों में, देश में हजारों NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज बना दी गई। हाँ। और उन सब की रिपोर्टिंग एक ही जगह से जनरेट होती है। आप बेशक देश में हजारों केंद्र है, कहीं भी जाकर के अपना कोविड टेस्ट कराइए, रिपोर्ट कोविन प्लेटफॉर्म से ही जनरेट होती है। हमने वहां से सीखा। देश में 2000 से ज्यादा हमने एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज देश के हर जिले में ब्लॉक्स तक ले जाकर के बनाई, जहां पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच हो सके और उन सब की रिपोर्ट एक ही जगह से जनरेट होती है। तो ये जांच करता कौन है फिर? बिल्कुल पूरे वैज्ञानिक, उसके लिए जो है साइंटिफिक टीम है, उसके लिए पूरा सिस्टम है। कैन अ कॉमन मैन गो एंड से कि मैं जांच करना चाहता हूं? ऑफ कोर्स यस। ओके। और उसके लिए भी हमने पूरे देश के जो 2000 से ज़्यादा लेबोरेटरीज हैं, जो एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज हैं, उनमें प्राइसेस को फिक्स कर दिया है। इंडिविजुअल व्यक्ति अगर जाकर के अपने पानी के सैंपल को जांच कराता है तो उसको एक नाम मात्र का शुल्क ही उससे लिया जा सकता है। वो देश भर में फिक्स्ड प्राइस है, उसका शुल्क है। लेकिन मैं जानता था कि मेरे गांव में बैठी हुई महिला जो है वो आकर के किसी जिला हेडक्वार्टर पर या किसी तहसील के हेडक्वार्टर पर आकर टेस्ट नहीं कराएगी। स्मिता जी, हमने देश में देश के युवकों का एक कंपटीशन करा करके एक हैंडहेल्ड डिवाइस, ऐसा फील्ड टेस्टिंग किट डेवलप किया, जिससे एक सामान्य व्यक्ति भी पानी की गुणवत्ता के बेसिक 12 पैरामीटर्स पर जांच कर सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और उस जांच को करने के लिए हमने, क्योंकि जल जीवन मिशन को गवर्न करने के लिए, उसको संचालन करने के लिए हर एक गांव में एक
वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी बनाई जिसमें 50% महिलाएं होना मैंडेटरी था। हमने देश में 20 लाख महिलाओं को अब तक ट्रेन किया है और उनको हैंडहेल्ड डिवाइसेस दिए जिससे वो अपने गांव में सप्लाई होने वाले पानी की नियमित रूप से उसकी गुणवत्ता की जांच करती हैं। जब 2019 में हमने काम शुरू किया था तब देश में मात्र साल में कुछ हजार सैंपल्स पानी के टेस्ट होते थे जो सरकारी स्तर पर कराए जाते थे। पिछले 1 साल में मेरे गांव की उन माताओं बहनों से लेकर के उन लेबोरेटरीज पर लगभग 1.25 करोड़ सैंपल्स पानी के टेस्ट हुए और जो रिपोर्ट पर निकलती है वो एक ही प्लेटफॉर्म से जाती है। जहां कहीं भी पानी की गुणवत्ता को लेकर के कोई चैलेंज दिखाई देता है वो सीधा रिपोर्ट होता है, रेलेवेंट अथॉरिटीज के पास में रिपोर्ट होता है और हम तक भी उसका जो है वो डिटेल्स आती हैं ताकि तुरंत उनको फिक्स किया जा सके। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि जो हमारे ओवरसीज व्यूअर्स हैं वो भी इसको नोटिस कर रहे होंगे कि पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर में जो पानी आता है या लाया जाता है, कुछ केसेस में तो लाया जाता है, आता नहीं है, ये सिर्फ महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होती है? ये कल्चरल थिंग है, इट्स कम फ्रॉम जनरेशंस। ये एक घर की महिला की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होती है भारत में? देखिए, मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि घर में घर की व्यवस्थाओं का प्रबंधन पारंपरिक रूप से भारत में वो महिलाओं के हाथ में था। इसलिए पारंपरिक रूप से इन सब जिम्मेदारियां, केवल इतना ही नहीं, सब पीने का पानी नहीं, घर में ईंधन के लिए जलाने की लकड़ी लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? उपले थेपने की जिम्मेदारी किसकी थी? गोबर को तेप करके और उसको जलाने के लिए उपयोग लेने की जिम्मेदारी किसकी थी? घर में होने वाला हर एक काम की जिम्मेदारी महिलाओं की थी। और इसीलिए जब मोदी जी चाहे शौचालय का निर्माण करते हैं, चाहे उज्ज्वला का कनेक्शन देते हैं, चाहे पीने के पानी के लिए नल से जल देते हैं, तब महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आता है, उनका सशक्तिकरण होता है, उनका जो है हिम्मत और हौसला बढ़ता है और उनकी उत्पादकता बढ़ती है। वो बेटर पर्पसेस के लिए, देश के निर्माण के लिए कंट्रीब्यूट कर सकती है। एक और प्रोग्राम है जो आपके मंत्रालय में आता है, नमामि गंगे प्रोग्राम। 9 साल हो चुके हैं लेकिन गंगा जी अभी भी साफ नहीं है। तो इसके लिए आपका कोई टारगेट है अचीव करने के लिए कि हाँ, गंगा जल हम उठा के वी कैन स्टिल से कि ऑक्सीजन लेवल्स इसमें इज एक्सीलेंट? आपने जब, मुझे पता नहीं कि कब लास्टली टेस्ट रिपोर्ट्स को देखा होगा। नहीं, टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं देखा। लास्ट आई थिंक वाज लास्ट ईयर मैं हरिद्वार गई थी तो उस वक्त मैंने गंगा जी का पानी जो नमामि गंगे मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया। पहले तो मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 10 साल को, पिछले डिकेड ऑफ रिस्टोरेशन ऐसा मानते हुए जो प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े हुए विषयों पर इनिशिएटिव्स रिस्टोरेशन के लिए गए, उनके दुनिया भर के इनिशिएटिव्स के लिए हर एक देश से एंट्रीज यूनाइटेड नेशंस ने मांगी। पूरी दुनिया ने के सभी देशों ने अपने अपने इनिशिएटिव्स को वहाँ पर रिपोर्ट किया। आपको जानकर के बहुत प्रसन्नता होगी कि दुनिया के टॉप 10 इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे मिशन को माना गया, पहचाना गया और उसको दुनिया भर में एक नई पहचान मिली। जब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस नमामि गंगे मिशन पर कार्य प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर के अब तक मैं आज जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहा हूं कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर के पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस तक, कलकत्ता शहर के बाद में पहुंचने का कुछ हिस्सा छोड़ दीजिए, गंगा नदी एक नदी से जिस तरह के पानी की अपेक्षा है, जितना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होना चाहिए उसमें, जो बेस्ट पैरामीटर है आपने जिसकी चर्चा की, उस पैरामीटर पर कहीं भी कमजोर नहीं है, सब जगह पर खरी उतरती है 100% लेंथ में। केवल इसका केमिकल टेस्ट, इसका बेशक उसका एक जांच का तरीका हो सकता है, लेकिन उससे भी बेहतर तरीका वो होता है जो एक्वाटिक लाइफ जो है नदी के पानी में जिस तरह से रहती है। हाँ। डॉल्फिन्स जो कुछ गिनती में उंगलियों पे गिन सके उतनी गिनती में दिखाई देते थे 2016-17 के समय में। आज डॉल्फिन्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई, 100 टाइम। हिल्सा मछली 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो गई। जो गंगा के जो कछुए हैं गंगा में रहने वाले, वो 100 टाइम मल्टीप्लाई होकर के सामने दिखाई देने लग गए। आज डॉल्फिन्स कानपुर तक दिखाई देने लगी है, हिल्सा दिखाई देने लगी है। जिस पानी का रंग काला होता था
उन टैनरीज के प्रदूषण के चलते हुए आज उस कानपुर में भी पानी का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन पैरामीटर पर वो खरी उतरती है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीट होके जा रही जिस है। कानपुर में हाँ, वो जो लेदर इंडस्ट्री, जो लेदर इंडस्ट्री और उसके अलावा शहर का सारा गंदा पानी अंग्रेजों के जमाने बनाए गए उस नाले के माध्यम से गंगा नदी में गिरता हुआ दिखाई देता था। वो नाला आज सेल्फी पॉइंट है, जाकर के वहाँ देखिएगा, लोग वहाँ खड़े होकर के सम्मान के साथ में सेल्फी खिंचवाना पसंद करते हैं। इसलिए ये कहना कि गंगा नदी में काम नहीं हुआ है, ये मुझे लगता है कि हमने उसको देखा नहीं है सिर्फ इसके कारण से। मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात और कहता हूँ कि आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर के ऋषिकेश तक सीधा उठा करके ऐसे पानी पी लीजिए, प्रदूषण मुक्त होगा। किसी नदी के पानी से कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे कुछ वर्ष पहले 2019-20 के साल में मुझे स्टॉकहोम वाटर वीक में जाने का अवसर मिला था। जब मैं स्टॉकहोम वाटर वीक में गया, शाम के समय में किंग ऑफ स्वीडन ने एक डिनर होस्ट किया था। उस टेबल पर किंग ऑफ स्वीडन, क्वीन ऑफ स्वीडन, वो दोनों मेजबान के रूप में बैठे थे, होस्ट की तरह, और अतिथि के रूप में मैं, जर्मनी के मंत्री और ब्रिटेन के मंत्री, हम 3 लोग और भी थे। चर्चा शुरू हुई और मिशन गंगा, क्योंकि पूरे दुनिया भर में अब इसकी चर्चा होने लगी है, इसको लेकर के वहाँ पे बातचीत हुई। जो स्वीडन के महाराजा थे, उन्होंने कहा कि हमारी डैन्यूब नदी जो बहुत सारे देशों के बीच में से होकर के बहती है, वो जब स्वीडन में प्रवेश करती है और स्वीडन को क्रॉस करके जब स्वीडन से बाहर निकलती है, तब उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है। जो जर्मनी के मंत्री बैठे थे, उन्होंने कहा कि राइन को जो है हमने कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर दिया है 30 साल में। जो ब्रिटेन के मंत्री बैठे थे, उन्होंने कहा कि थेम्स में 30 साल पहले ये हालात थे कि उंगलियों को पानी में डुबो करके बाहर निकालते थे, काली हो जाती थी। आज हमारी नदी में आप कहीं भी डिप कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। और वो 60 साल का प्रोजेक्ट था उनका, रिवर टेम्स का, जबकि उसमें 30 साल में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। हाँ। मैंने इन सबसे कहा कि आपने जो सफलता 30 साल या 27-28 साल में प्राप्त की है, वो हमने 7 साल में प्राप्त की है। और आपके और हमारे हालात में कितना फर्क है। मैंने स्वीडन के महाराजा साहब से कहा कि आपके स्वीडन की जितनी कुल आबादी है, उतने लोग रोज गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। जितनी आपके स्वीडन में साल में लोग कुल मिलाकर के जो है मृत्यु को प्राप्त होते होंगे, उतने लोगों का अंतिम संस्कार रोजाना जो है गंगा जी के तट पर होता है। जितने स्वीडन की कुल पशु आबादी है, उतनी गौवंश और उतनी गाय और मेरी भैंसें जो है वो गंगा जी में रोज स्नान करती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज मेरी गंगा जिस हालात में आपकी थेम्स है, जिस हालात में आपकी डैन्यूब और राइन है, मैं गर्व के साथ तो कहता हूँ कि उस हालात पर आज मेरी गंगा नदी है। और यमुना, उसका क्या होगा? देखिए, जब गंगा जी की बात, गंगा की अविरलता और निर्मलता की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की और मिशन गंगा प्रारंभ किया, उस समय उन्होंने जो उसके पीछे कॉन्सेप्ट और सोच दिया था, तो ये कहा था कि केवल गंगा, जब नदी की बात करते हैं तो वो गंगा की मुख्य धारा नहीं है, कंप्लीट गंगा के बेसिन पर काम करना है। कहीं से शुरुआत करनी थी, मुख्य धारा पर हमने शुरुआत की। वहाँ सफलता के एक स्तर को प्राप्त करने के बाद में हमने ट्रिब्यूटरीज पे काम करना प्रारंभ किया। और आज गंगा की ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, 4, 5, 6 सब ट्रिब्यूटरीज पर हम काम कर रहे हैं। यमुना पर भी निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं। देखिए, यमुना की चुनौती यह है कि यमुना के उद्गम स्थल से लेकर के जब दिल्ली तक यमुना पहुंचती है, तब तक यमुना का पानी जो है सीधे पोर्टेबल वाटर है, सीधा उसको ट्रीट करके पीने के पानी के उपयोग में लिया जा सकता है। और यमुना की कुल लंबाई जिसमें जितने में वो बहती है, उसका मुश्किल से 2% हिस्सा जो है वो इस दिल्ली शहर में। और जितना ये जो 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और जितना पोल्यूशन यमुना जी में उद्गम स्थल से लेकर के जब वो जाकर के प्रयागराज में गंगा की मुख्य धारा के साथ में मिलती हैं, उस संगम स्थल तक जितना पोल्यूशन कूल होता है, उसका 98% पोल्यूशन इस 20-22 किलोमीटर के स्ट्रेच में होता है। समस्या ये है कि यमुना नदी में जितना पानी आता है, सिंचाई और पेयजल की आवश्यकताओं को देखते हुए यमुना में फ्लड डेज को छोड़ करके, मानसून डेज को छोड़ करके, ओखला बराज से नीचे एक बूंद भी साफ पानी नहीं होता, नदी का पानी नहीं होता। ओखला बराज से नीचे डाउनस्ट्रीम में जितना पानी बहता है, वो सब दिल्ली का ट्रीटेड, अनट्रीटेड, सेमी ट्रीटेड सूवेज बहता है।
इसलिए ये सारा प्रदूषण जो आपको दिखता है, जो आपको कभी फोम के पहाड़ दिखते हैं, कभी आपको जो प्रदूषण की चर्चाएं होती है, वो इसलिए दिखाई देती है। दिल्ली में जो प्रदूषण की चुनौती है, दिल्ली में जितना सूवेज वाटर, डोमेस्टिक सूवेज, अभी इंडस्ट्रियल को भी एक साइड छोड़ दो, उतना जनरेट होता था, उसकी ट्रीटमेंट कैपेसिटी उसकी 50% थी। और जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं उसमें भी अगर मैं देखूं तो उसकी 50% भी कन्फर्मिंग नहीं है, नॉन कन्फर्मिंग है, जो एडिकेट नहीं है, जो सिर्फ नाम मात्र का ट्रीटमेंट करके पानी डाल रही है। हमने देश का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में बनाना प्रारंभ किया, जो लगभग कंप्लीट होने वाला है। इस साल के अंत तक ये सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और दिल्ली का 80% सूवेज ट्रीट होकर के ट्रीटेड पानी या नदी में जाए, या ट्रीटेड पानी सिंचाई के लिए जाए और साफ पानी नदी में बहे। हम इसको सुनिश्चित करने में कामयाब होंगे, लेकिन ये संपूर्ण समाधान नहीं होगा। संपूर्ण समाधान तब होगा जब नदी में स्वच्छ पानी एनवायरनमेंट फ्लो के रूप में प्रवाहित हो। जैसे गंगा की मुख्य धारा में हमने एक अथॉरिटी ऑर्डर से ये कानून बना करके कि इतना पानी तो कम से कम जो है नदी में, नदी के हिस्से, नदी के इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए प्रवाहित करना आवश्यक है, वो सुनिश्चित कर दिया। इसलिए आज गंगा में ये जो है संकट दिखाई नहीं देता। लेकिन यमुना में क्योंकि पानी सीमित है, इसलिए ये अथॉरिटी ऑर्डर आज नहीं किया जा सकता। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में हम रेणुका में, लखवार में और किशाऊ में 3 बांध बना रहे हैं। और वो बांध पूरा होने के बाद में हम नदी में वर्ष पर्यंत पानी प्रवाहित हो सके, इस कमी को पूरा करके एक तरफ हम सूवेज वाटर जो बहता है उसको ट्रीट कर डालें, ट्रीटेड पानी को खेती के काम या इंडस्ट्री के लिए उपयोग करें, और वहाँ जो साफ पानी जाता है उसको हम नदी में प्रवाहित होने दें। और इसके अलावा नॉन मानसून सीजन में भी कुछ जो है एनवायरनमेंट फ्लो बना रहे, इसको जिस दिन सुनिश्चित करने में हम सफल हो जाएंगे, कुछ समय लगेगा, कुछ वर्ष, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद में जैसे गंगा जी के लिए मैं आज गर्व से बात कह रहा हूँ, वैसे के वैसे गर्व से यमुना के लिए भी कह पाऊँ। सर, ये दिल्ली फ्लड्स को लेकर मेरा सवाल है कि जो हाल ही में जो बाढ़ हुआ था, यहाँ पे पानी सीधा इतनी जल्दी कैसे आ जाता है? मतलब एक दिन की बारिश से ही पानी आ जाता है, यमुना के फ्लड होते हैं, और फिर वो दिल्ली हरियाणा के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। हरियाणा ने ज़्यादा पानी छोड़ दिया इसलिए दिल्ली में आ गया। एक ये फिर पॉलिटिकल झगड़ा भी हो जाता है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं ये हरियाणा की गलती है, बराज खोल दिया, जान के खोला ताकि दिल्ली में फ्लडिंग हो जाए। तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम? देखिए, अगर प्रॉब्लम की रूट कॉज को देखें तो हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम नदी के घर में हैं या नदी हमारे घर में। फ्लड प्लेन्स पर जिस तरह का एंक्रोचमेंट हुआ है, केजरीवाल साहब ने बेशक इस पर राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन उनको झांक करके देखना चाहिए कि यमुना के फ्लड प्लेन्स पर कितना अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन और एंक्रोचमेंट अभी पिछले वर्षों में हुआ है। एनजीटी के आदेश के बावजूद भी वो कोई तरह की कार्रवाई करने को राजी नहीं है। इसलिए हमने नदी के घर में अतिक्रमण किया। अब नदी में जब पानी आएगा तो वो कहाँ जाएगा? नदी वापस अपना क्लेम करेगी, ये नेचुरल है। जहाँ तक पानी छोड़ने का विषय है, इस बार जितना पानी नदी में आया था, इट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पीक फ्लो इन लास्ट मेनी डिकेड्स। बहुत सारे दशकों में सबसे ज़्यादा पानी आया था। केजरीवाल साहब ने राजनीति का नया सुर गाना शुरू किया कि बराज से, हरियाणा ने हथनीकुंड बराज से एकदम से पानी छोड़ दिया। पता नहीं, वो IIT में पढ़े हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो कौन सी इंजीनियरिंग की किस स्ट्रीम से पढ़ कर के आए हैं। बराज में पानी स्टोर नहीं होता, बराज सिर्फ डाइवर्जन स्ट्रक्चर होता है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। जितना पानी आता है उतना पानी निकालना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई उसका रास्ता नहीं होता। तो जितना पानी आ रहा था बराज से, उतना पानी आगे निकल करके जा रहा था। इसलिए वो पानी छोड़ दिया या एकाएक छोड़ दिया, ये विषय ही जो है ये तकनीकी रूप से गलत था बिल्कुल। कि बराज के पीछे डैम नहीं है, स्टोरेज नहीं है, डैम होता ही नहीं है बराज के पीछे, तभी तो डैम और बराज का यही फर्क है। हाँ, तो इसलिए बराज से पानी जितना आ रहा है उतना छोड़ा ही जाना था, वरना वो बराज टूट जाता है या पीछे किस तरह का जो है वो बराज के ऊपर से पानी निकल करके आता है। बराज में स्टोरेज थोड़ी होता है। तो इसलिए ये तो मुझे लगता है कि हास्यास्पद बात थी, सिर्फ अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने का काम था। लेकिन आज भी ये आवश्यक है कि हम दिल्ली के फ्लड प्लेन्स को या यमुना के फ्लड प्लेन्स को दिल्ली में किस तरह से सुरक्षित बनाएं, किस तरह से उन फ्लड प्लेन्स को भविष्य के लिए बचा करके रखें, ताकि भविष्य में इस तरह की चुनौतियां न आए। क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के कारण से रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं,
और इरेटिक और स्कैंटी रेनफॉल्स ऑब्जर्व की जा रही हैं वर्ल्ड वाइड। एक साथ एक दिन में 14-14, 15-15 इंच, 20-20 इंच बरसात हो रही है, या कई दिनों तक बरसात नहीं हो रही है। ऐसी परिस्थितियों के लिए हमको अपने आप को तैयार करना ही पड़ेगा, पूरे विश्व में करना पड़ेगा और भारत में भी करना पड़ेगा। एक और वाटर वॉर्स जो चल रही हैं स्टेट्स के बीच में, कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच, कावेरी को लेकर है, हरियाणा और पंजाब में SYL को लेकर हो रहा है। तो ये जो वाटर वॉर्स हैं, वाटर शेयरिंग क्यों नहीं हो सकता हमारे मुल्क में? देखिए, मैं इसको देखने के नज़रिए के रूप से देखता हूँ। ये जो विवाद आपने चर्चा की, चाहे वो कर्नाटका तमिलनाडु के बीच में होगा, आंध्रा और तेलंगाना के बीच में होगा, हरियाणा पंजाब राजस्थान के बीच में कहीं कोई विवाद होगा, या एक आध और भी ऐसा गुजरात और राजस्थान के बीच में खोजा जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ उंगलियों के पर गिने जाने जितने हैं। देश में 132 कोऑपरेशन जो हैं, वो वाटर कोऑपरेशन डिफरेंट स्टेट्स के बीच में सक्सेसफुली पिछले कई दशकों से चल रहे हैं। लेकिन ये हम तो 100 उनकी साल तरफ से देखते पुराने नहीं हैं। है, हम उनकी तरफ देखते नहीं है। 100 साल से भी पुराने कोऑपरेशंस भी काम कर रहे हैं, न केवल नेशनल लेवल पर, अपितु इंट्रा नेशन, अपितु इंटरनेशनल कोऑपरेशंस भी चल रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं। इसलिए हम केवल जो है विवादों को ही देखते हैं। निश्चित रूप से इन विवादों का समाधान भी होना चाहिए, और इनके समाधान के दृष्टिकोण से ही हम इनका त्वरित गति से समाधान हो सके, इसको लेकर के कानून लोकसभा में हम बिल लेकर के आए, हमने पारित किया है, राज्यसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा में पारित होने के बाद में हम तय समय में इनका निस्तारण कर सकें, इसमें हम सफल हो पाएंगे। आफ्टर वाटर, अभी हमने वाटर वॉर्स की बात की, नमामि गंगे के बारे में बात की है, एंड नल से जल, सैनिटेशन की बात आते हैं। लेट्स कम टू दैट इशू। 2014 में जब फ्रॉम द रेड फोर्ट जब प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत का अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद वी हैव ऑल वंडर्ड कि जैसे अभी G20 में देख लीजिए, सफाई हुई, दिल्ली बहुत साफ हो गया, एंड इट वेंट टू ऑल द अदर स्टेट्स। G20 के जो प्रोग्राम्स थे हर जगह गए, एंड एवरीबडी गॉट अवेयर दैट वी हैव टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। ये बार बार वी हैव टू टेल आवरसेल्व्स दैट keep your stations clean, keep your airports clean, keep your neighborhood clean. This is something we have to tell ourselves all the time. ये automatically नहीं आता है, पता नहीं क्यों। तो in this, how does your ministry work? इसमें sanitation को लेकर आपके मंत्रालय में क्या projects हैं, क्या goals हैं? देखिए, जैसा आपने कहा, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का आह्वान करते हुए कहा कि देश खुले में शौच से मुक्त हो, 2015 के साल में मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सांसद के नाते भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में भेजा था। उस समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चा हो रही थी। दुनिया भर के देशों में 100 करोड़ लोग ऐसे एस्टिमेट किए गए थे जो खुले में शौच के लिए अभिशप्त थे, उसमें से 60 करोड़ भारत में थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ये उद्घोष कर दिया था कि अब आने वाले 5 साल में महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती तक हम कृतज्ञ राष्ट्र की तरह देश को खुले में शौच से मुक्त कर उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। कोई कल्पना नहीं करता था कि देश में 5 साल में जिस काम को पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने 2030 तक का समय भारत जैसे देशों को दिया था, और जो 60% का कंट्रीब्यूटर था, वो 5 साल में इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से ये एक जन आंदोलन बना। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि देश का प्रधानमंत्री, भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री, सबसे पुराने लोकतांत्रिक देश का, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का नया चुना हुआ प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू लेकर के स्वच्छता के बिहेवियरल चेंज के लिए, लोगों में चेतना व्याप्त करने के लिए, सोशल टैबूज को समाप्त करने के लिए काम करता हुआ दिखाई देगा। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि हाथ में तसला लेकर के, सीमेंट मोर्टार लेकर के, ईंटें रख करके शौचालय बनाता हुआ दिखाई देगा। हम भी नहीं सोच सकते थे कि देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता के इस मिशन को एक ऊंचाई देने के लिए ट्विन पिट टॉयलेट के पिट्स को साफ करता हुआ दिखाई देगा। और शायद दुनिया में किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि भारत का प्रधानमंत्री स्वच्छता को सम्मान देने के लिए कुंभ के मेले में स्वच्छता कर्मियों के जमीन पे बैठ करके पांव धोता हुआ दिखाई देगा। और इन सब से ये एक जन आंदोलन बना। देश का प्रधानमंत्री जुटा, सरकारें जुटी, मुख्यमंत्री जुटे, अधिकारी जुटे, जनप्रतिनिधि जुटे, गाँव की बैठी हुई महिलाएं जुटी, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जुड़े। देश ने एक अभूतपूर्व कीर्तिमान रचा। 10 करोड़ शौचालय बना करके हमने खुले में शौच से मुक्त देश को घोषित किया। वो केवल शौचालय बनाने का विषय नहीं था,
वो दुनिया का सबसे बड़ा बिहेवियर चेंज प्रोग्राम था। उसके परिणाम क्या हुए उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन देश ने जिस दिन अपने आप को खुले में शौच से मुक्त ऐसा प्रधानमंत्री के श्रीमुख से 2 अक्टूबर 2019 को घोषित किया था, उस दिन हम सब ये सोच रहे थे कि आज हमने एक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, प्रधानमंत्री जी हमें बहुत सारी शाबाशी देने वाले। नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने एक और गोल उस दे दिन दी। कहा कि ये इट वाज नॉट ए गोल, इट वाज जस्ट ए लैंडिंग। ये केवल एक पायदान मात्र थी। अब हम यहाँ से संपूर्ण स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो संपूर्ण स्वच्छता का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया वो था लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और विजुअल क्लीनलीनेस। इन तीनों पर काम करना है। लिक्विड वेस्ट, जो घर से पानी निकलता है, गंदा पानी निकलता है, उसका ट्रीटमेंट हो। उसके ट्रीटमेंट के बाद में उसका डिस्पोजल हो, जहाँ जैसी जिस तरह की आवश्यकता है उस तरह की विधा को उपयोग में लिया जाए। सॉलिड वेस्ट की जब बात करते हैं तो फीकल वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था खड़ी हो, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था खड़ी हो, ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए व्यवस्था खड़ी हो। जो पशु का जो गोबर है उसके वेस्ट के लिए, काउस डंग के लिए भी व्यवस्था खड़ी हो। आज देश में इन सब क्षेत्रों पे काम हुआ। और ओडीएफ के बाद में, ओपन डेफिकेशन फ्री, ओडीएफ के बाद में जो ओडीएफ प्लस का कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री जी ने दिया। व्हाट इज ओडीएफ प्लस? जिसमें गांव में और सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और विजुअल क्लीननेस, इन तीनों पर काम हो। आज देश के 66% से ज़्यादा गांव जो है वो ओडीएफ प्लस की श्रेणी में आ गए। किसी न किसी एक तरह का इनिशिएटिव, चाहे लिक्विड वेस्ट का इनिशिएटिव या सॉलिड वेस्ट का इनिशिएटिव जिस गांव में ले लिया गया हो, ऐसे देश में 4 लाख से ज़्यादा गांव हैं। और जिस गति के साथ में हम काम कर रहे हैं, 2026 तक का हमारा टारगेट है। 2026 तक देश के 6 लाख से ज़्यादा जो गांव हैं, सारे गांव संपूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाएंगे। इस दिशा में हम तेज गति से काम कर रहे हैं। 1,50,000 करोड़ रुपए के बजट के निवेश के साथ में इन सब विषयों को पूरा करने के लिए हम एक साथ काम कर रहे हैं। अर्बन वेस्ट, अर्बन जगह में, रूरल तो आप कर ही रहे हैं, अर्बन में भी जो डंप है, जैसे गाजीपुर का डंप है। देखिए, इस विषय पे मैं सीधे आधिकारिक रूप से बात नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में हमने 2017 से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वच्छता पखवाड़ा का सूत्रपात किया था, 15 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक, इस 15 दिन तक पूरा देश एक साथ स्वच्छता के लिए काम करे। अलग अलग तरह के आयोजन हो, अलग अलग तरह के लोग जुटें। धीरे धीरे उस इनिशिएटिव को एक नई ऊंचाई मिल रही है। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को हमने कंक्लूड किया है। आपको जान करके सुखद आश्चर्य होगा, 9.5 लाख से ज़्यादा जगहों पर इस 15 दिन के कालखंड में कार्यक्रम हुए जहाँ स्वच्छता से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ होंगी। कहीं बीच के क्लीनिंग पर हज़ारों जगह काम हुआ होगा, वाटर बॉडीज़ के क्लीनिंग पर काम हुआ होगा, आइकॉनिक प्लेसेस के क्लीनिंग पर काम हुआ होगा, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स पर काम हुआ होगा, गाँवों में स्वच्छता के लिए काम हुआ होगा, स्वच्छता के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए वर्कशॉप्स हुई होंगी, लोगों ने खड़े होकर के स्वच्छता करने के बाद में शपथ ली होगी। ऐसी 9.5 लाख कार्यक्रमों में 35 करोड़ लोगों की सहभागिता उसमें हुई। 140 करोड़ देशवासियों में से 35 करोड़ लोग कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उस 15 दिन में उस कार्यक्रम के साथ जुड़े। ये बिहेवियरल चेंज की ये बात है। बिहेवियरल चेंज, और जो आपने कहा कि हम कचरा डालने से पहले सोचते हैं, ये बात बार बार क्यों चेतानी पड़ती है, उस दिशा में आगे बढ़ाने का ये प्रयास है। और मैं जिम्मेदारी से एक बात कहूँगा कि नई पीढ़ी में, आने वाली पीढ़ी में पानी को बचाने को लेकर के, पानी का दुरुपयोग न हो उसको लेकर के, और स्वच्छता बनी रहे उसको लेकर के एक बड़ी चेतना का उदय आने वाली पीढ़ी में देखने को स्पष्ट मिल रहा है। छोटे छोटे बच्चे, एक उदाहरण देना चाहता हूँ पानी को लेकर के। कोविड की आपदा खत्म हुई थी, मैं बम्बई से दिल्ली हवाई जहाज में आ रहा था। इंडिगो की फ़्लाइट में जो परिचारिका थी, एयर होस्टेस, उन्होंने ला करके सबको एक एक गिलास पानी दिया। फर्स्ट रो में मेरी सीट थी, मेरे सीट में विंडो के साइड पर मैं बैठा था। बीच की सीट में एक छोटी सी बालिका होगी, 6-7 साल मुश्किल उम्र होगी, और आगे उनकी माताजी जो हैं वो आयल सीट पर बैठी थी। उन्होंने जब पानी ला करके दिया, मैंने अपना पूरा पानी पिया, ग्लास को क्रश किया और उसमें जो अपने हाथ में पकड़ के रखा। जो बीच में बच्ची बैठी थी उसने थोड़ा पानी पिया, थोड़ा बचा था, उसने अपनी टेबल पर रखा। उनकी माताजी शायद मोबाइल में कोई व्यस्त थी, उन्होंने जो है उसको पानी के ग्लास को रख दिया था, एक घूंट पानी पी करके। थोड़ी देर बाद में वो ट्रैश कलेक्ट करने के लिए आई। मैं जब अपनी ग्लास को
उसमें डालने के लिए पॉलीथीन में डालने के लिए, वेस्ट बिन में डालने के लिए जब हुआ तो उन बच्ची ने अपना ग्लास से पानी पिया, संस्कारित बच्ची थी, मेरे हाथ से ग्लास लिया, दोनों ग्लासों को उठा करके दोनों उस प्लास्टिक के खाली ग्लास को उठा के उस पॉलीथीन में डाल दिया। उनकी माताजी फिर भी मोबाइल में बिजी थी। उन्होंने उस ग्लास को जो पानी पिया था एक घूंट उसको उठा करके वो ऐसे ही उसमें डालने लगी। उस बच्ची ने हाथ पकड़ा और कहा, मामा यू कैन नॉट वेस्ट वाटर, मोदी जी ने कहा है। ये अपने आप में इस बात का परिचायक है कि किस तरह से समाज का सोचने का नजरिया बदल रहा है। हम शायद सुधरे न सुधरे, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी अगर सुधर जाएगी तो स्वच्छता और जल संरक्षण इस विषय को लेकर के हम देश को नई दिशा देने में कामयाब, माननीय प्रधानमंत्री ने जो प्रारंभ किया उसके माध्यम से जरूर हो जाएंगे। What an inspiring story. What an inspiring story. You know, with 1.4 billion population, do we have enough water? क्या नदियों में पानी इतना है कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लिए इतना पानी हम दे सकते हैं, और अगर नहीं तो इसके लिए क्या उपाय है? देखिए, पानी पूरे विश्व भर में सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई पानी की मांग, बढ़ती हुई आबादी के भोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, ये निश्चित रूप से बड़ी चुनौती है और सारा विश्व इसको लेकर के चिंतित है। हमारी चिंता और भी बड़ी है क्योंकि दुनिया की 18% पॉपुलेशन भारत में, लगभग इतना ही या इससे कुछ ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन भारत में, जबकि दुनिया के पीने योग्य पानी का केवल 4% हिस्सा हमको मिला है। तो पहले ही प्राकृतिक असंतुलन था। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हमको सामने दिखाई दे रहे हैं। हमारी चुनौती और भी बड़ी इसलिए है कि हमारी ज़मीन के अंदर के पानी पर निर्भरता दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम दुनिया का लगभग 25% ज़मीन का पानी अकेले निकालते हैं। हमसे पीछे चाइना और अमेरिका है दूसरे और तीसरे नंबर पर। वो दोनों क्यूमुलेटिव जितना विड्रॉ करते हैं उससे ज़्यादा हम पानी, उससे 1.5 गुना पानी हम ज़मीन से निकालते हैं। हमारी 65% रिक्वायरमेंट ज़मीन के पानी से पूरी होती है। इसके कारण से दबाव है और हमारे ज़मीन के स्रोत सिकुड़ रहे थे। हमारी चुनौती और भी बड़ी है कि हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन दुनिया में सबसे तेज़ गति से हो रहा है। ये दुनिया में एविडेंट है कि इकोनॉमी की ग्रोथ और पानी की रिक्वायरमेंट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ये तीनों आइडेंटिकल होती हैं। इनके ग्राफ एकदम आइडेंटिकल होते हैं। तो इकोनॉमी हम सबसे तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, इसलिए हमारी पानी की डिमांड बढ़ने वाली है। फूड पैटर्न्स जिस तरह से चेंज हो रहे हैं उसके कारण से भी हमारी पानी की डिमांड बढ़ने वाली है। इन सब चुनौतियों के मद्देनज़र हमको पानी के हॉलिस्टिक मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार उस पर काम कर रही है। पहले उन्होंने इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनाई जल शक्ति मंत्रालय के रूप में। इससे पहले 8-9 अलग अलग डिपार्टमेंट्स और मंत्रालयों में इन सब विषयों पर विचार होता था। एक जगह पर सबको लेकर के आए ताकि हॉलिस्टिकली प्लान किया जा सके, काम किया जा सके। हम दुनिया का सबसे बड़ा ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम चला रहे हैं, हमने विस्तार से उसके ऊपर बात की है जी। हम दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चला रहे हैं। वो क्या होता है डैम रिहेबिलिटेशन? बांधों की सुरक्षा को लेकर के एक प्रोटोकॉल देश में बने और देश के सभी बांधों की सुरक्षा, संरक्षण, रख रखाव, उनके ऑटोमाइजेशन, उस पर हम सब काम कर सकें। इसकी व्यवस्था देश में नहीं थी, उसको हमने कानून बना करके, डैम रिहेबिलिटेशन का कानून बना करके, बांध सुरक्षा का कानून बना करके एक तरफ उसको सुनिश्चित किया, दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम 10,000 करोड़ रुपए की लागत से करके देश के 750 बांध, क्योंकि 750 बांध है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ 5,000 से ज़्यादा बांध हैं। दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा डैम ओनिंग कंट्री हिंदुस्तान है और हमारे बांध में से 25% बांधों की उम्र जो है वो 50 साल से ज़्यादा है। हमारे बांधों की उम्र जो है 100 साल से ज़्यादा बहुत सारे बांध हो गए। हालांकि कोई बांध की उम्र और उसकी स्थिति, जो उसकी सर्विसेबिलिटी, उन दोनों का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। देश का सबसे पुराना बांध जो आज भी सेवा प्रदान कर रहा है वो 2000 साल पुराना है। कौन सा? ग्रांड एनाइकट जो कावेरी पर बना है वो 2000 साल से ज़्यादा से जो है सेवारत है। लेकिन हमारे बांध उम्र बढ़ने के साथ उनका रखरखाव ठीक हो, इसको लेकर के कानून बनाया और साथ में सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। हम दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर रिचार्ज का प्रोग्राम अटल भूजल मिशन के माध्यम नाम से कर रहे हैं। 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से 7 जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 7 स्टेट्स में जहाँ बड़ी चुनौती थी उस पर काम करना है। हम दुनिया का सबसे बड़ा जल शक्ति अभियान
जहां देश के 700 से ज़्यादा जिलों में एक साथ बरसात के समय में जल संरक्षण पर काम हो, इस दिशा में काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से दुनिया में सबसे बड़ा जमीन की सतह पर पानी रोकने का काम डिसेंट्रलाइज्ड वे में अमृत सरोवर के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी की एक कॉल पर एक साल में आज़ादी के अमृत काल में 1 लाख नए तालाब बनाने या पुराने तालाबों को रिजुविनेट करने की दिशा में हुआ। हम दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्लीनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर इन सब के परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूँ और जिस तरह से हमने इन सब इनिशिएटिव्स पर एक साथ काम किया, हम दुनिया का सबसे बड़ा इंटरलिंकेज ऑफ रिवर का प्रोग्राम भी कर रहे हैं। केन बेतवा के ऊपर हमने काम प्रारंभ किया है। इन सब पे अगर मैं एक साथ दृष्टि डाल करके देखता हूँ, भारत ऐसा देश है जो पानी के विषय पर भविष्य में देश को पानी के दृष्टिकोण से, उपलब्धता की दृष्टिकोण से सुरक्षित बनाए रख सकें, इसकी दृष्टि से अगर मैं देखूं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला देश है। 250 बिलियन US डॉलर्स मतलब 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश पानी के क्षेत्र में करके देश भविष्य में जल से की दृष्टि से सुरक्षित रहे, समृद्ध रहे, इस दिशा में हम हॉलिस्टिकली प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट को लेकर फ्लड वार्निंग की बात भी होती है। अभी उत्तराखंड में हाल ही में जो बाढ़ हुआ था, तो फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम, फ्लड वार्निंग, और इसको एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में लिया जा सकता है कि हमारे मुल्क में क्यों नहीं होता ये? देखिए, प्राकृतिक आपदाओं को 100% हम रोक सकें ऐसी संभावना नहीं। हाँ, हम उसके सामने निश्चित रूप से अपने आप को कमज़ोर महसूस करते ही, और पूरी दुनिया में किसी भी देश में उठा करके देखिए, सब जगह इसी तरह की स्थितियां, परिस्थितियां। लेकिन फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप हों, ये होना ही चाहिए। मैं एक बात आज के आपके सामने, आपके दर्शकों को गर्व के साथ में कहता हूँ कि दुनिया का बेहतरीन सिस्टम जो है वो है कि 5 दिन एडवांस में दुनिया के सारे विकसित देशों में भी, जहाँ पे बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज और रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहाँ पे भी 5 दिन एडवांस में फ्लड फोरकास्टिंग कर सकें, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। और वो भी कुछ एक गिनती के देशों के पास में, बाकी 3 दिन तक है। हमारे देश में भी हमारे पास में 5 दिन का अर्ली वार्निंग सिस्टम बिल्कुल रोबस्ट तरीके से काम करता है। साइक्लोन्स वगैरह में है, पर फ्लड वार्निंग सभी जगह पर है। हमारे हजारों की संख्या में फ्लड वार्निंग जो है, वाटर फ्लो असेसमेंट, पर्सिपिटेशन असेसमेंट के, नदियों में फ्लो के असेसमेंट के, ऐसे नेशनली और इंटरनेशनली डेटा शेयरिंग के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स और मैकेनिज्म हमारे पास में, नेपाल के साथ में, चाइना के साथ में, हमारे व्यवस्थित जो है इस तरह की व्यवस्था फ्लड अर्ली वार्निंग और वाटर फ्लो सिस्टम को मॉनिटर और गवर्न करने की हमारी चलती है। ऑटोमाइज तरीके से चलती है, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, लीस्ट ह्यूमन इंटरवेंशन के चलती है। इन कंक्लूजन आई हैव टू आस्क यू दिस, मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ कि मेंटल और फिजिकल वेलबींग के लिए, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं खासकर इलेक्शन के टाइम, योर रूटीन इज़ वेरी रूटीन होता ही नहीं है। कहीं आप कभी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते, कहीं और होते हैं, खान पान अलग होता है, कोई सोने का कुछ पता नहीं होता कि कितने घंटे आपको रेस्ट मिलेगा। तो आप अपने फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए, आप अपने डिसिप्लिन के लिए कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, मैं जब छोटा था तब से बचपन से लेकर के निरंतर स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ा रहा, इसलिए फिजिकल एक्टिविटी किसी न किसी तरह से लाइफ का हिस्सा बनी हुई है। और मैं सोचता हूँ कि वही सबसे बड़ी ताकत है कि उसके चलते हुए मैं आज तक भी भगवान की कृपा से स्वस्थ होकर के काम कर पा रहा हूँ। ये आपने सही कहा कि किसी तरह का कोई जो है फिक्स शेड्यूल्स नहीं होते, कोई तरह की फिक्स लाइफस्टाइल नहीं होती। रोज़ ही आपको ट्रैवल करना है और रोज़ ही आपको काम करना है, अलग अलग डिफरेंट आवर्स में काम करना है, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में काम करना है। चुनौतियाँ हैं, लेकिन कुछ योगा, कुछ प्राणायाम ऐसा करके अपने आप को, और साथ में अपने खाने के टाइम को रेगुलेट करके आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने इन तीनों ही चीज़ों को करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है, और मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना करके उनको चलता हूँ, इसलिए सब कुछ ठीक चल रहा है। अफ्रीका में भी रहे हैं, वहाँ का डाइट कुछ किया आपने? उधर का डाइट आपको कैसे आप एडजस्ट कर पाए वहाँ पर? मुझे दुनिया के बहुत सारे देशों में काम करने का अवसर मिला। अफ्रीका में मैंने खेती के जब मैं करता था, वहाँ कई दिनों तक मुझे रहने का सौभाग्यपूर्ण अवसर, कई साल तक जाने का अवसर मिला। वहाँ तो परिस्थितियाँ और भी अनुकूल थी।
समय आपके पास में था, आपके अच्छा, कंट्रोल वैसे। में था। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र में जिस तरह से काम करना है उतनी बड़ी चुनौतियां नहीं थी। 100% ऑर्गेनिक वहाँ भोजन मिलता था। वायुमंडल में 0 पोल्यूशन था जहाँ मैं इथियोपिया में जहाँ रहता था वहाँ। तो इसलिए वहाँ तो परिस्थितियाँ और भी अनुकूल थी। वहाँ का क्विजीन कुछ मिलता जुलता है ना बहुत हिंदुस्तानी क्विजीन से, बहुत ना? कुजीन भी मिलता जुलता है, संस्कृति भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत जी। सारे शब्द हमारे कॉमन हैं। जैसे कि जो भारत का पुराना जो हमारा ट्रेड था, रूट, अच्छा, ट्रेड रूट, अबिसिनिया के साथ में जो पुराने हमारे व्यापारिक संबंध थे ऐतिहासिक काल से, उसके चलते हुए हमारी सांस्कृतिक साम्यता बहुत सारी है। महिलाओं का सम्मान जिस तरह से भारत में होता है, अबिसिनिया में, इथियोपिया में उसी तरह से महिलाओं का सम्मान है। बुजुर्गों का सम्मान जिस तरह से परिवार में, गांव में, समाज में हमारे यहाँ होता है, वहाँ उसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। राजस्थान में जैसा हमारे यहाँ सामान्यतः हम देखते हैं, देश के बहुत सारे हिस्सों में भी है कि परिवार के 4-5 लोग, 4 भाई साथ भोजन करेंगे तो एक ही थाल में बैठ करके भोजन करेंगे, वहाँ भी वो साथ उसी तरह से खाना खाते हैं। बहुत सारी चीज़ें, शब्द भी हमारे आपस में मिलते हैं। किराया वहाँ भी किराया होता है, हिसाब वहाँ भी हिसाब होता है। भोजन की भी बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वहाँ रहना, जो जिस समय मैं वहाँ रहता था, काम करता था, वो अपने आप में एक जीवन का अलग से अनुभव था। और उस अनुभव से भी सीख करके मुझे आगे काम करने का बहुत सारा जो है वो प्रेरणा वहाँ से मिली है। आप जोधपुर के सांसद हैं, बॉर्डर एरिया है। आपने देखा होगा कि जब इजराइल में जो हमला हुआ है वहाँ पैराग्लाइडर से लोग आए थे। दिस इज़ अ न्यू चैलेंज नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि ये भी मैंने पढ़ा है कि LET जो है, लश्कर ए तैयबा, वहाँ पर भी ट्रेनिंग होती है पैराग्लाइडिंग की, ट्रेनिंग की जाती है। तो एज अ politician, as a member of parliament from a frontier state, national security के हिसाब से are you worried कि ऐसे कुछ हो सकता है आपके इलाके में भी? जैसा मैंने अपनी बातचीत के प्रारंभ में कहा था, मुझे 20 साल तक बॉर्डर पर काम करने का अवसर मिला है। जी। राजस्थान का पश्चिमी सीमा क्षेत्र, क्योंकि देश की पाकिस्तान के साथ में जो कुल हमारा बॉर्डर व्हाट वी शेयर इज ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स, उसका 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हिस्सा राजस्थान में है। और देश के सीमावर्ती क्षेत्र पर राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, जम्मू एंड कश्मीर में, सब जगह पे काम करने का मेरा व्यक्तिगत 20 साल का अनुभव है। तकनीकी के बदलाव से जहां हमको सुरक्षा के नए आयाम मिलते हैं, वहीं चुनौतियां भी बढ़ती हैं। हम देख रहे हैं कि कितना ड्रोन्स के माध्यम से स्मगलिंग, चाहे वो हथियार की होगी या ये ड्रग्स की होगी, वो कितना बढ़ी है, कितनी ज़्यादा संख्या उनकी बढ़ी है। निश्चित रूप से चुनौतियां हमारे सामने नित्य प्रतिदिन तकनीकी के बदलाव के कारण से बढ़ने वाली हैं, लेकिन हमको विजिलेंट रह करके उस पर काम करना होगा। इस सब के साथ साथ में जिस मॉड्यूल पर हमने काम किया, देखिए, देश की सीमाएं, महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा 5वें सर्ग में कि देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान पवित्र हैं, और उसकी रक्षा करने का जैसा हर एक पुत्र का कर्तव्य है, सीमा की रक्षा का कर्तव्य भी है। इसलिए देश के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश में सुरक्षा बनी रहे, देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, उसके लिए वो प्रतिबद्ध रहे, कमिटेड रहे। लेकिन जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, उनकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों में कल्टीवेट करने की आवश्यकता है। यह आज समय की मांग है कि इस बदलते हुए परिदृश्य में भी हम देश के सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों को और अधिक अवेयर करें, जागरूक करें, उनको और अधिक जो है चेतना युक्त इस दृष्टिकोण से बनाएं कि वो वहाँ रहने वाली, होने वाली हर हरकत के प्रति विजिलेंट रहें, हो सकने वाली हर जो है हरकत के प्रति मुस्तैद रहें। देखिए, हमारी सेनाएं, सीमाएं सुरक्षित हैं, हमारी सेनाएं सुदृढ़ हैं, सक्षम भी हैं, लेकिन जब सेना के पीछे खड़ा हुआ नागरिक वो चैतन्यवान हो, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ हो, तो जो सैनिक बॉर्डर पर खड़ा है वो पीछे घूम करके देखे और अपने पीछे ऐसे समाज को खड़ा हुआ पाए, तो उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसकी हौसला, उसकी क्षमता कई 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 गुना बढ़ जाती है। क्या ये इशू बन सकता है जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में भी, क्या नेशनल सिक्योरिटी एक चुनावी मुद्दा बन सकता है? मुझे नहीं लगता कि राज्यों के चुनाव में इस तरह का मुद्दा कोई कहीं कहीं कोई मुद्दा बन पाता होगा, लेकिन निश्चित रूप से जब देश की सरकार चुनने का चुनाव होता है
तो जनता इस परिप्रेक्ष्य में भी देखती है, क्योंकि 2014 से पहले जिस तरह के हालात बॉर्डर्स पर थे, हमारे सैनिकों के गला काट करके ले जाते थे, इस तरह की घटनाएं होती थी कि बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी के सिपाही हमारे बीएसएफ के जो है वो सिपाहियों को मार करके डंडे पर लटका करके उनको ले जाते हुए के चित्र अंग्रेजी के अखबारों में, हिंदी के अखबारों में छपते थे, मीडिया की सुर्खियां बनते थे। निश्चित रूप से देश चिंतित था। और आज जो हालात उसके बाद में बदले हैं, जिस तरह से हमारी सीमाएं अभेद्य हुई, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके एक स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया को दिया कि भारत की धरती और भारत की धरती के बाहर कहीं से भी भारत के विरुद्ध चलने वाली गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से डोकलाम में आंख डाल करके और जवाब देश की सेना ने दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से, उसके बाद में निश्चित रूप से ये देश के मतदाता के लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हमेशा होता है कि कौन सरकार देश को बेहतर सुरक्षा दे सकती है, चाहे वो सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा हो। कितनी चुनौतियां पहले होती थी, हर एक आध महीने में कहीं न कहीं एक बम ब्लास्ट होता था, कहीं न कहीं एक बड़ी आतंकवादी घटना होती थी, लेकिन हम सिवा अफसोस व्यक्त करने या भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए जो है एक चर्चा करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन आज पिछले 10 साल में जिस तरह से हालात बदले, आज भारत में इस तरह की घटना करने का दुस्साहस जो है वो शायद कुछ एक आध दो घटनाएं को छोड़ दे नहीं कर पाए, और उसका परिणाम है कि देश आर्थिक दृष्टि से इस गति से प्रगति कर पा रहा है। Does the youth in राजस्थान know this? क्योंकि आप राजस्थान के हैं, इसलिए मैं बार बार आपके प्रदेश के बारे में पूछ रही हूँ कि क्या आपके प्रदेश का युवक इस सब के बारे में जानता है, एंड डज इट मैटर क्या, और इज ही जस्ट कंसर्न कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम इसी में बट जाता है, एंड इवन द अग्निपथ स्कीम, इसके बारे में क्या जागरूक है राजस्थान का युवक? देखिए, आपके इस प्रश्न का उत्तर जो है वो 2018 और 19 के चुनाव के परिणाम में समाहित है। जब प्रदेश का चुनाव हो रहा था तब लोगों के सोचने का नज़रिया दूसरा हो सकता था, लेकिन जब देश की सरकार चुनने का विषय आया, तब जहां 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, हनीमून पीरियड भी समाप्त नहीं हुआ था, उसमें 25 के 25 सांसद जो है वो कांग्रेस के हरा करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को सरकार बनाने के लिए राजस्थान की जनता ने समर्पित किए थे। ये इस बात का परिचायक है कि देश का हर एक व्यक्ति, गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी आज इस टेक्नोलॉजी की ताकत के चलते हुए, मोबाइल की ताकत के चलते हुए इन सारे विषयों के साथ बहुत गहराई और गंभीरता के साथ में जुड़ा हुआ है। एक पॉलिटिकल सवाल जरूर पूछूंगी, आर यू द डार्क हॉर्स फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये तय करना कि कौन किस भूमिका में काम करेगा, ये पार्टी के वरिष्ठ जनों का और परिवार के वरिष्ठ जनों का की जिम्मेदारी है, उनकी अधिकार है। गजेंद्र सिंह के लिए क्या भूमिका पार्टी और परिवार के वरिष्ठ जनों ने तय की है, इसका जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन मैंने फिर कहूँगा, जहाँ भी काम करूँगा इसी उत्साह के साथ में, इसी ऊर्जा के साथ में, इसी आत्मविश्वास के साथ में, इसी संकल्प और लक्ष्य को लेकर के कि भारत माँ की जयकार करनी है, इसी लक्ष्य के साथ में करूँगा। ऑन दैट नोट, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतने सारे एनेक्डोट्स और इतना हमको बताया अबाउट योर मंत्रालय एंड अबाउट राजस्थान। सो ऑल द बेस्ट फॉर 2024। थैंक यू वेरी मच। पहले 2023 के लिए धन्यवाद। पहले 2023 के लिए, उसके लिए शुभकामनाएं। चलिए, दोनों इलेक्शंस के लिए शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you for watching or listening to this edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Do write in with your suggestions. Namaste. Jai Hind.